हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। तो काफ़ी समय बीत गया वीडियो अपलोड किए हुए। बेसिकली क्या थी, बीच में गर्मी बहुत बढ़ गई थी और थोड़ी सी तबीयत भी सही नहीं लग रही थी। वीडियोज़ वगैरह प्रिपेयर थे, बेसिकली जो भी प्रिपेयर होना चाहिए वो चीज़ें प्रिपेयर थी, बस वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड करना रह गया था। इस चक्कर में चीज़ें हो नहीं पाई और मुझे लगता है थोड़ा सा लेट भी हो गया इन सब चक्करों में। और अभी हमें बहुत सारे पेपर्स करने हैं, कुछ हमारे पास 35 डेज़ के अराउंड रह गए हैं अब आर के पेपर के लिए। तो अब से क्या होगा कि वीडियोस आपको प्रॉपरली मिलने लगेंगी, जैसे मैंने यूपीएससी के लिए प्रोवाइड किया था, जैसे 10 डे का टारगेट उसमें था पिछले लास्ट ईयर के बेसिकली लास्ट 5 ईयर के पेपर्स के करने के लिए। तो वैसे ही कुछ चीज़ें होंगी। हाँ, इसका सेकेंड पार्ट आने में थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा, कारण ये है कि उससे पहले मुझे लगता है कि सेंसस के 8-8 10-10 क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक-एक क्वेश्चन के साथ डील करने से अच्छा है कि प्रॉपरली मैं आपको एक बार सेंसस अच्छे से पढ़ा दूँ। बेसिकली इंडिया, ऑल ओवर इंडिया का तो एक सेंसस पढ़ा ही दूँ, जो इंडिया का एक सेंसस होता है। यूपी वाला सेंसस थोड़ा-सा मैं टाइम लेके पढ़ाऊँगा और सेंसस होने के बाद में आपको वीडियोज़ प्रॉपरली डेली बेसिस पर या फिर अल्टरनेट डे पे मिलने लगेंगी। और जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा, मेरा टारगेट है कि अगले 20 दिनों में चीज़ों को कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड करा दूँ, जिससे आपको अगले 10-15 दिन आराम से रिवाइज़ करने का टाइम मिल जाए। कुछ लोगों का ये मानना था कि कमेंट किया था कुछ लोगों ने कि जैसे वो मैं आपको पीसीएस के पेपर्स करवा दूँ। पीसीएस के इतना आसान है नहीं अभी तुरंत-तुरंत उनको करवा पाना, क्योंकि एक को टारगेट लेके चल सकते हैं ना, सारे टारगेट्स एक साथ में नहीं कंप्लीट किए जा सकते हैं। तो हाँ, 2024 का किसी ने कहा था एटलीस्ट 2024 का करवा दो, तो मैं ट्राई करूँगा उसके लिए। पर अभी क्या है कि मैं कुछ यही फँसा पड़ा है हमारा, तो उसको करने में थोड़ा-सा टाइम तो लग जाएगा। अभी पहले हम 2017 का पेपर करेंगे, साथ में सेंसस करेंगे, फिर 2016 और 2020 वाला पेपर करेंगे, फिर उसके बाद हाँ, 2024 का जो पीसीएस का पेपर हुआ था उसको तब मैं करवाऊँगा। फिर उसके बाद मेंस का पेपर स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। अभी देखो, पहले ये क्वेश्चंस जो हैं रीजनिंग के हैं, तो रीजनिंग में ऐसा कुछ है नहीं कि जो बताने वाली चीज़ें हैं, जहाँ पे ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स वाली कुछ चीज़ें जहाँ पे मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, वो लगता है कि हाँ बता दूँ। लाइक सिस्टर को इसने ऐसे, सिस्टर एंड कार्ड आर रिटन एज दिस, तो आपको ये लिखना, इस ये स्टैंड किसके लिए करता है, तो आपको यहाँ से एस का मतलब ढूंढ लेना है, एस कौन से नंबर से डिनोट हो रहा है, ए कौन से नंबर से डिनोट हो रहा है, फिर उसको इसमें मिला करके आपको लगा देना है। ऐसे क्वेश्चन इसमें आपको पूछ रहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। बेसिकली आपको ऑल इंटर कितना ये बताना है कि स्क्वायर्स कितने स्क्वायर्स, मुझे लगता है इसमें 13 स्क्वायर्स बन रहे हैं। ठीक, ये आपको देखना है कि इसमें क्या आएगा मिसिंग नंबर्स में। फिर कह रहा है राम ट्रेवल 1 किलोमीटर ड्यू टू राम किलोमीटर ड्यू ईस्ट, 1 किलोमीटर वो ईस्ट में जाता है, ऐसा कुछ कह रहा है कि सपोज करो ऐसे आपने बना दिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट हो गया या वेस्ट हो गया। कह रहा है कि 1 किलोमीटर नॉर्थ में जाता, ईस्ट में जाता है, 5 किलोमीटर साउथ में जाता है, देन 2 किलोमीटर ईस्ट में जाता है, एंड फाइनली 9 किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ। तो 4 किलोमीटर इधर गया, टोटल 3 किलोमीटर इधर गया। फिर कह रहा हाउ फार फ्रॉम इज स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से कितना दूर है, तो 3 ये है और 4 ये रह गया आपका। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, उसी के थ्रू लग जाता है आपका 5 आएगा इसका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस के साथ हम डील करें या फिर मुझे लगता है कि आगे डील करना चाहिए जो जीएस के क्वेश्चंस हैं। हाँ, ये कह रहा है कि हाँ, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, तो इसको अभी के लिए हम रहने देते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हुए हम चलते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है अभी के लिए। जीएस के पर्सपेक्टिव से 10 क्वेश्चन आते हैं, पहले रीजनिंग वगैरह के ज़्यादा आते थे, अभी 10 क्वेश्चन आने लगेंगे। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है कि मिग 21 बाइसन। तो ये सब करंट के ऐसे क्वेश्चन तो हम नहीं करने वाले हैं, जो इम्पॉर्टेंट है करंट में वही देखेंगे, जिसको आज के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ, अच्छा ऐसे कुछ एक चीज़ें और हो गई हैं कि मैंने स्लाइड्स में इसको प्रिपेयर किया था, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए। जैसे देखो क्या है कि पेपर्स में अब एक एक क्वेश्चन को एक एक स्लाइड में डालूं तो मुझे सही नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा कि जितने में आगे मैं चीज़ों को लिख के आपको प्रोवाइड करा पाऊँ उतना स्पेस मुझे चाहिए, बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं। तो ऐसे मैंने एक एक दो दो क्वेश्चन एक एक स्लाइड में डाले हुए हैं। ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ, बेसिकली व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018 का। उस टाइम का पूछ रहा है, हमें उस टाइम का देखना नहीं है। जो
इस बार हुआ है बेसिकली इन्वायरमेंट डे का जो थीम था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का, जो कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ये इस बार थीम क्या थी इसकी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक। तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इस बार की थीम थी, बस इतना इसमें है। फिर कह रहा है ह्यूरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2018 के हिसाब से क्या था, इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स इन द वर्ल्ड। तो आज के टाइम पे इंडिया में लगभग 284 बिलियनर्स हैं, ठीक। देयर आर 118, अब ये उस टाइम का करेक्ट रहा होगा नहीं करेक्ट रहा होगा, मेरे पास आंसर की है नहीं। तो बेसिकली क्या है ना, मैं क्वेश्चन को आंसर की से मैच भी नहीं करता हूँ, मैं गूगल से बहुत ढूंढा, फिर चीज़ें मिलती नहीं हैं, फिर बहुत हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है। मैंने कहा कि आंसर्स खुद से निकाल लेंगे जो सही बनेगा। हाँ, कहीं कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप उस पर कमेंट कर सकते हो, कमेंट का ऑप्शन मैंने खोल रखा है, आप लोग भी देख सकते हो। तो ऐसा कुछ है नहीं। फिर लिख रहा है कि चाइना हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स, उस टाइम पे था, लेकिन बाद में यूएस ने सरपास कर दिया। तो यूएस देन चाइना देन इंडिया, ठीक। अब जो लोग आपसे कहते हैं ना कि इंडिया का तो कहीं नाम नहीं होता है, फॉरेन की कंट्रीज़ में कोई नाम ही नहीं लेता इंडिया का, तो उनसे बताना कि चाइना का क्यों लेते हैं, इंडिया का क्यों नहीं लेते हैं। उन्हें बताना कि इंडिया अगर थर्ड नंबर ऑफ बिलियनर्स इंडिया में है तो बेसिकली आपको कुछ पता नहीं है, लिया जाता होगा नाम। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA कब बना था, तो बेसिकली ये इंडिया और फ्रांस की एक जो कहते हैं ना कि ब्रेन चाइल्ड है, तो इंडिया प्लस फ्रांस का ये ब्रेन चाइल्ड है। एक मीटिंग हो रही थी, ये कहाँ पे हुई थी, तो ये पेरिस में हुई थी 2015 में। और ये कौन सी पेरिस थी, जो COP15 हुआ था ना UNSSC का, तो वहाँ पे ये बॉडी एग्जिस्टेंस में आई थी। तो ये इसका क्या, अब पहले के हिसाब से क्या क्या चीज़ें थी उसको थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फ्रांस में ये मतलब ये बॉडी एग्जिस्टेंस में आई इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें कौन कौन था, तो इंडिया फ्रांस मेजर लीडर थे, जो बेसिकली जो फाउंडिंग फादर इनको कह सकते हो, तो फाउंडर थे। कहाँ पे, पेरिस में। इसका हेडक्वार्टर बनाने की बात आई तो इंडिया ने कहा कुछ हमारे यहाँ भी होना चाहिए, तो गुरुग्राम में हमारे यहाँ थोड़ी दूर जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, तो आज थोड़ी दूर पे, ठीक। फिर क्या है कि अब इसने टारगेट क्या रखा है, टारगेट रखा गया कि 1000 गीगावाट, अभी के हिसाब से टारगेट क्या है वो लिख लो, 2030 तक हम 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी पैदा करेंगे, ठीक। सोलर एनर्जी होगी, ये इसका टारगेट है। अभी तक इसके लगभग 120 मेंबर्स हो चुके हैं। इतनी थोड़े थोड़े पॉइंट्स आप नोट डाउन करके रखो। सुल्तान अजलान शाह कब 2018 कब हुआ था, तो ये अब इतना देखो, इससे आपको ये पता चलता है कि पढ़ना क्या है। मैं करंट के क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ पता है आपको, करंट के क्वेश्चन में जो नहीं भी कराऊंगा, लाइक सुल्तान अजलान शाह कब 2018 में, अब उसमें इंडिया हो सकता शामिल रहा हो, तब ये क्वेश्चन आ गया था। तो ऐसे कई क्वेश्चन, लाइक देखो 24 विंटर ओलंपिक्स 2022 में हुआ था, कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है, तो 24 विंटर ओलंपिक्स किसने होस्ट किया था, चाइना ने होस्ट किया था। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आना चाहिए कि 24 अगर 2026 में होगा तो कौन होस्ट करने वाला है, 2026 में होगा तो इटली होस्ट करेगा, विंटर ओलंपिक्स की बात मैं कर रहा हूँ। फिर 2030 में कौन करेगा, 2030 में फ्रांस करेगा, ठीक, फ्रांस करने वाला है। और अगर 2036 की बात करें, अब आप सोच रहे हो कि इतना बताने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। USA करेगा। अगर हम समर की बात करें तो समर ओलंपिक्स, बेसिकली प्लस में समर के आगे ओलंपिक्स लिखा ही है, तो आप चीज़ों को देखते रहिए। समर ओलंपिक्स 2024 में आपको पता ही है फ्रांस और पेरिस में हुआ, बेसिकली फ्रांस की एक सिटी पेरिस में हुआ है। 2028 का कहाँ पे होने वाला है, तो 2028 का USA में होने वाला है, ठीक। तो आप ऐसे करके चलना, हो सकता है पुराना वाला भी पूछ ले, मैंने लिखा नहीं लेकिन आपको पता है मुझे लगता है। 21 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ, तो 2018 में। अभी तो हमने 2022 का भी देख लिया है, जिसको लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं ना, शायद, हाँ अर्जेंटीना की तो हैं, उन्होंने जीता है। तो अब 21 वाला कहाँ पे हुआ था ये नहीं पता। ब्राज़ील 5 टाइम्स ये कब जीत चुका है, उसके बाद शायद अर्जेंटीना का नंबर आता है, फिर आता है फ्रांस का नंबर, ठीक। 2026 में कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, तो 2000, हाँ ये था शायद कतर में था, ठीक, कतर में था, ये कतर में था। 2026 का जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा नॉर्थ अमेरिका जैसे इस बार T20 वर्ल्ड कप नहीं ऑर्गेनाइज हुआ था, लाइक
आपका कनाडा प्लस यूएसए, कनाडा प्लस यूएसए प्लस आप उसमें उनको मैक्सिको को डाल सकते हो। तो 3 कंट्रीज थी ना उसमें इन्वॉल्व, 3 ही क्यों थी, कैरेबियन की भी तो थी कुछ कंट्रीज, तो वो भी शामिल थे। तो ऐसे कुछ आप मान सकते हो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन इन मार्च 2018। अब ये बात कर रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आती है, अच्छा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आना स्टार्ट क्यों हुई, एक थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ इसकी मैं। 1970s के टाइम पे क्या होता है, आज भी आप चेक करो ना, आपको दिखता है कि फिनलैंड ऐसे हमेशा हैप्पीएस्ट रैंकिंग में आता रहता है, हमेशा आता रहता है, ठीक, क्योंकि ना चीज़ों को कवर नहीं किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीएस्ट इंडेक्स की रैंकिंग में अभी भी आप फिनलैंड को डाल रहे हो, जबकि रसिया हमेशा टारगेट करके रखता है। जब यूक्रेन रसिया का वॉर स्टार्ट हुआ था तभी फिनलैंड को टारगेट किया गया था कि हम इसको कब्जा कर लेंगे। वहाँ पे हमेशा थ्रेट अराइव्ड है, मतलब थ्रेट उनके पास कभी भी आ सकता है। आप बात को समझो, वो जैसे कहते नहीं कि तलवार लटकी हुई है सर पे, तो उनके सर पे तलवार लटकी हुई है, लेकिन हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें बेसिकली जो बनाता है यूएनएसडीएसएन, लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है, वो इंक्लाइन किस डायरेक्शन में ये आपको पता होना चाहिए। कौन ज़्यादा फंडिंग करता है, किसने किसका ब्रेन चाइल्ड है, वो तो उन्हीं की बातें करेगा, ठीक। तो क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें स्टार्ट की थी भूटान ने, कि उससे इन्हें लगा कि हाँ दुनिया, बाद में यूनाइटेड नेशन ने उसको प्रॉपरली एग्जामिन किया, उन्हें लगा कि हाँ ये तो काफ़ी अच्छी बात है, इससे इन्हें ये तो पता चलता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं कहाँ पे नहीं है। और जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, या वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स जो है होती हैं, या जिसको कहते हैं डेवलपमेंट, हाँ वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स या रिपोर्ट्स, ये सबको ना इवेंचुअली ग्रेजुअली धीरे धीरे करके चीज़ों को क्या हुआ कि इनको इम्प्रूव किया जाने लगा। अब एक बात बताओ, मैं आपको थोड़ी सी बकवास बातें कर देता हूँ, आप सुन लो, मुझे लगता है आपके लिए हेल्प करेंगी। देखो क्या होता है ना कि पहले क्या रखा गया, आप इकॉनमी पढ़ते हो ना, पहले एक क्राइटेरिया रखा गया था कि डेवलप्ड नेशन क्या है, जिसके मतलब पास लोगों के पास ठीक ठाक अमाउंट में पैसे आ गए हों, वो उनको आप डेवलप मान लेते हो। फिर उसी में आता है इकॉनमी का अलग अलग टर्म्स आते हैं कि डेवलप्स कौन से हैं, इकॉनमिकली वेल कौन कौन से हैं, थोड़े से पॉइंट्स मुझे याद नहीं आ रहे। तो उसमें बाद में आया कि पैसे तो आपके पास हैं, आपके हो यहाँ उतनी मतलब बेसिकली मॉल्स और सारी चीज़ें, उतनी मार्केट इतनी डेवलप हुई नहीं है कि आप उन पैसों को उस हिसाब से यूज कर सको, या फिर आपकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है। फैमिली की प्रॉब्लम आप समझते ही हो, आजकल तो देख ही लो क्या ही चल रहा है कि कहते हैं कि चलो हनीमून पे चलते हैं, फिर पीछे से धक्का लगा देते हैं। तो फैमिली की भी प्रॉब्लम्स, यही एक प्रॉब्लम्स नहीं होती, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं फैमिली में भी। बेसिकली हस्बैंड एंड वाइफ की फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर उनको कौन पढ़ाएगा, कौन स्कूल छोड़ेगा, ये सब प्रॉब्लम हैप्पीनेस पे इम्पैक्ट डालती हैं। आप बहुत छोटी छोटी चीज़ इम्पैक्ट डालती है। सपोज करो सुबह आप उठे, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ एक मैं आपको केस स्टडी दे रहा हूँ। तो क्या है कि सुबह उठे, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, पता चला उसकी माँ ने टिफ़िन रेडी कर दी, वो कह रही है कि आप छोड़ के आओ, फिर आप कहते हो मैं नहाने जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, मैं नहीं जाऊँगा, या वो कह रही है मैं नहाने जा रही हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। वो एक छोटा सा पॉइंट जो था कॉन्फ्लिक्ट कर गया तुम आप दोनों के बीच में, ठीक। फिर क्या होता है कि थोड़ी सी बहस हो गई, पूरा दिन दिमाग खराब, हैप्पीनेस में डाउन हुए कहीं ना कहीं कि नहीं। तो ये चीज़ें उन्हें समझ आया कि धर्म, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं ना, ये इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो इनको ग्रेजुअली धीरे धीरे इस इंडेक्स में शामिल करते गए कि आपकी रिलीजियसली देखो। अब देखो क्या होता है, जो भी टेररिस्ट पकड़े जाते हैं उनका क्या होता है इंडिया में, टू बी ऑनेस्ट मैं बताता हूँ, वो कहते हैं जिहाद करना था, ये करना था, मुझे तो इस्लाम को आज़ाद करवाना। उन्हें पता नहीं है इस्लाम क्या है क्या नहीं है। उन्हें इंडिया में मुसलमान से आके सीखना चाहिए कि इस्लाम क्या है, पाकिस्तानियों को मुझे लगता है, ठीक। उन्हें पता होगा कि क्या होता है, तो उन्हें आके इंडिया में सीखना चाहिए। इसलिए बताया करो टेररिस्ट वगैरह बनने के लिए, इस्लाम सीखना है तो इंडिया में आओ, क्योंकि यहाँ पे सर्वधर्म संभाव है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, तो इन्हें लगा कि हाँ ये डालना चाहिए। अब हम रिलीजियस पॉइंट्स ऑफ व्यू डालेंगे, सोशल क्या चल रहा है, फैमिलियर क्या चल रहा है, तो धीरे धीरे इनको बढ़ाया जाने लगा। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? भूटान से। क्यों? क्योंकि वो एक हैप्पीनेस रिपोर्ट बनाते रहते थे फ्रिक्वेंटली, मतलब ईयर बाय ईयर, वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो यूएन को समझ आया, बेसिकली जो बॉडी है, यहाँ पे लिखा होगा इंक्लूड्स, कहाँ गया, नहीं लिखा है, चलो यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन की यूएन
सॉरी UNSDSN, ठीक, ऐसे करके याद कर लो, फुल फॉर्म याद करने की ज़रूरत नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके कुछ आएगी। तो UNSDSN बॉडी है जो इसकी रिपोर्ट को तैयार करती है। स्टार्ट हुआ था ये शायद 2011-12 के आसपास से, ठीक, 2011-12 के आसपास से ये रिपोर्ट स्टार्ट हुई थी। हैप्पीएस्ट में 5th टाइम पे फिनलैंड है, 8th टाइम पे फिनलैंड है, और ये रिपोर्ट में जो लास्ट पे है ना वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 147th नंबर पे है, और इंडिया जो है, इंडिया पहले 126 पे था, इस बार जो नई रिपोर्ट आई 118 पे है। तो ये पॉइंट्स मैं आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, वहाँ से चीज़ें ढूंढ ढूंढ के दे रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ नेशंस 147 है, क्योंकि अफगानिस्तान अगर लास्ट बेसिकली टेबल के लास्ट में है, तो आपको क्या लगता है कि 147 नेशन ही होनी चाहिए, और बाकी चीज़ें तो आपको बता ही दी मैंने इसमें, और क्या क्या होना चाहिए। हाँ, थीम याद कर लो आप, थीम क्या है इसकी, थीम है शेयरिंग एंड केयरिंग, सॉरी केयरिंग एंड शेयरिंग, केयरिंग एंड शेयरिंग। ये छोटी छोटी कहानियाँ इसलिए सुनाता हूँ ईजिली आपको चीज़ें याद हो जाएं। अभी मैं हिस्ट्री के लिए बीच बीच में एक एक डायनेस्टी पढ़ाता रहता हूँ ना, फिर मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इतना समय है नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं आपको पढ़ाता कि कैसे चीज़ें इवॉल्व होती हैं, ये अलग अलग डायनेस्टीज़ कैसे आई। लाइक गुप्ता ख़त्म, गुप्ता एम्पायर गया तो हर्षवर्धन आ गया, ठीक, बेसिकली उसको वर्धन डायनेस्टी कहते हैं। तो हर्षवर्धन, उसके टाइम पे साउथ इंडिया में क्या चल रहा था, वो आपको क्यों प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को करने में, क्योंकि आपने हर्षवर्धन वाला पढ़ा, आपको उधर पढ़ रहा है, आप पढ़ रहे हो चोल चेरन पांड्यास को पढ़ रहे हो, फिर आप कभी भी लिंक नहीं करते, इंटरलिंकिंग वाला नहीं। हर्ष को पुलकेशिन सेकंड ने वापस भेज दिया था, क्रॉस नहीं करने दिया था, अपनी टेरिटरी में नहीं जाने दिया था, तो आप बस थोड़ा सा लिंकिंग पॉइंट ये होता है कि हाँ, पुलकेशिन सेकंड वॉज स्टॉप हर्षवर्धना टू इंटर इन हिज टेरिटरी, बस इतना ही पढ़, तो आप प्रॉपरली लिंक किया करो, तो ये आप कर नहीं पाओगे। बेसिकली प्रॉब्लम यही है, क्योंकि जो नंबर ऑफ बुक्स आप पढ़ते हो वहाँ से ये सारी चीज़ें इंटरलिंकिंग वाली इतनी आसानी से मिलेंगी नहीं, क्योंकि मैंने भी पढ़ रखा है, तो उसके लिए और पढ़ना होता है। वो चीज़ें मैं आपको करवाऊँगा। ये मान के चलो जो UPSC 2026 देने जा रहे हैं, या UP PCS 2025 देने जा रहे हैं, उनको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। आप लोगों के लिए जो अभी RO ARO देने जा रहे हैं, उनको यही क्वेश्चन पे ही एक एक डायनेस्टी में करवाऊँगा, तो आप लोगों का काम है उसको करना। यहीं पे करवाऊँगा, तुरंत नोट डाउन करो और रट्टा मार दो उसको, एक ही ऑप्शन है उसका, रट्टा मार दो। मैं कहानी तभी सुना दूंगा, तभी आपको इंटरलिंकिंग्स आ जाएंगी कैसे कैसे होता है, लेकिन रट्टा मारोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कह रहा है कि कार्बन टैक्स किसने लगाया था, उस टाइम का रहा होगा फर्स्ट यूनियन टेरिटरी, तो दीव थी उस हिसाब से। अब फिर कह रहा है कि इन मार्च 2018 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ अनवेल्ड, अब उस टाइम का करंट रहा होगा, ये फिर आपका डिफेंस में क्या है, तो ये 2017 का क्वेश्चन है, क्यों ही करना इसको। फिर कह रहा है रोजर फेडरर कुछ टेनिस प्लेयर थे, इन सब के नाम अभी भी अगर आया करें ना, देखो तो मैं क्या कहने वाला हूँ इसमें, जैसे देखो यहाँ पे विंबलडन मेंस, ये आपको कहीं दिख जाए, बेसिकली करंट की कोई भी बुक जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें दिख जाए, ग्रैंड स्लैम ये दिख जाए, तो इनको रट्टा मार देना कैसे भी करके। क्या करना होता है कि कौन कौन सी टीम ने खेला है और कौन रनर अप रहा है, कौन विनर रहा है, बस इतना याद कर लिया करो, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि याद नहीं कर पाओगे आप, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का। हिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे कर रहे हैं ये देखते हैं। कह रहा है नासिक इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन एंड गिरनार या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इसको कहा जाता है, ठीक, जूनागढ़। गिरनार या जूनागढ़ से आप कुछ समझ आता है, वो रुद्र दमन वाला, जिसने वो कौन सी लेक थी, एक लेक थी देखो, सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक को रिनोवेट करवाया था, सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक हैं, और तो ये रुद्र दमन से रिलेटेड है। भीतरी पिलर इंक्रिप्शन गुप्ता एरा का है, भीतरी पिलर इंक्रिप्शन गुप्ता एरा में किसका है, स्कंद गुप्त का है, ठीक, किसका, स्कंद गुप्त का है, स्कंद, सॉरी कुछ अलग तरीके से लिखना होगा जिससे ये स्पेस इधर उधर ना हो जाए, ठीक, तो एक लाइन दे के लिखते हैं, जैसे रुद्र दमन, तो ये वाला करेक्ट है, यहाँ पे रुद्र दमन किस लिए, सुदर्शन लेक का, सुदर्शन लेक
का रिनोवेशन करवाया था। ठीक, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन पुलिकेशन नहीं है, काट दो, यहाँ से हटाओ। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्ता से रिलेटेड है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा और नासिक। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा जो आपको नहीं समझ आता है। खारवेल, हाथी गुम्फा कहाँ पे आपको लगता है, या नासिक कहाँ पे हो सकता है, या गौतमीपुत्र सातवाहना कहाँ पे थे? तो नासिक के पास ही सातवाहना गई थे ना, तो गौतमीपुत्र रिलेटेड टू नासिक। इसमें यही पूछ रहा था कौन सा गलत है, तो आंसर आपका सी है। नासिक में गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। क्यों? क्योंकि उसके जब ये लोग जीतते थे ना, बेसिकली उनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स थी, मिलिट्री अचीवमेंट्स होती थी, मिलिट्री अचीवमेंट्स के लिए वो ये चीज़ें बनवाया करते थे, वहीं से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर हाथी गुम्फा खारवेला था। अब हाथी गुम्फा से आपको एक पॉइंट्स आता है कि हाथी गुम्फा खारवेल कौन थे। तो खारवेल को आप महामेघवाहन डायनेस्टी या खारवेल डायनेस्टी आप कहते हो उसको, महामेघवाहन डायनेस्टी या खारवेल, जो खारवेल ऑफ कलिंगा, या दूसरा तरीका इनको होता है सबसे आसान वाला कहने का, इनको चेदी डायनेस्टी आप कह सकते हो। ठीक, तो जो हाथी गुम्फा है इसको कुछ ऐसे करके ले आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखते हैं कौन सी डायनेस्टी, चेदी या महामेघवाहन डायनेस्टी। यहाँ से मुझे लगता है इतना तो आपको समझ आ जाएगा। अब पेन बदल के थोड़ी चीज़ें लिखते हैं हम। तो ये किससे रिलेटेड है, तो खारवेल जो कलिंगा रूलर था ना, इसका सबसे फेमस रूलर वही था। कौन? खारवेल, खारवेल था। अब इसने क्या क्या थोड़ा सा, और इसमें इंस्क्रिप्शन में कौन सी लैंग्वेज यूज हुई अगर देखें तो लैंग्वेज प्रकृति है। आप सोच रहे होगे क्यों बता रहा हूँ मैं, प्रकृति है, और स्क्रिप्ट जो है वो कौन सी है, ब्राह्मी है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है, मैं फालतू की चीज़ों में बकबक नहीं करने लगता हूँ, जो पूछा गया उन्हीं के बारे में केवल बात करेंगे, जो नहीं पूछा गया। हाँ, और एक बात करते हैं कि जो पुलिकेशिन वाला है ना, जो पुलिकेशिन सेकेंड लिखा है उसमें एहोल इंस्क्रिप्शन था। आप खुद से नोट डाउन कहीं पे कर लो, यहाँ पे स्पेस दिख नहीं रहा मुझे कि मैं नोट डाउन कहीं करवा दूँ आपको। पुलिकेशिन का अगर देखें तो एहोल इंस्क्रिप्शन उसका कोड पोएट रवि कीर्ति ने लिखा था, रवि कीर्ति ने। ठीक, फिर कह रहा है कि आचार्य उनके डॉक्ट्रिन कौन कौन से थे। लकुलेश, लकुलेश से आपको कुछ समझ आता है, अगर आपने वो शंकर भगवान के जो सीरियल्स आते हैं वो देखते होंगे, तो लकुलेश रिलेटेड टू पशुपत भगवान, लकुलेश पशुपत जी से रिलेटेड थे। ठीक, भद्रबाहु जैन थे, और नागार्जुन शून्यवाद, गोशली मक्काली गोशला आजीविका। अब देखो एक आध पेज कोई मैंने लिया है, नहीं लिया है, ये प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन चलो कुछ तो करेंगे, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानना तो बहुत ज़रूरी है। लकुलेश के बारे में इतना कुछ इंपॉर्टेंट जानना है नहीं, क्योंकि ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है, आपने कुछ ना कुछ तो देख ही रखा होगा। मक्काली घोषला का देखते हैं, मैं ऐसे शॉर्टकट में चीज़ों को लिखूंगा MG करके। मक्काली घोषला, ये इनका क्या था कि फेट जो है ना हमारा वो प्री ऑर्डेंड है, हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। आजीविका का यही मतलब है। मक्काली घोषला ने जो आजीविका सेक्ट बनाया उसमें इनका ये मानना था कि हमारा फेट जो है, आजीविका, आजीविका के हिसाब से फेट जो हमारा है, हमारा जो नियति जो हमारी है वो भगवान तय करते हैं। फेट ऐसे थोड़ा सा लिख देता हूँ कि भगवान तय करते हैं। ठीक, भगवान तय करते हैं, भगवान ही तय करते हैं, ऐसा कुछ है। और जब आप शून्यवाद पे आते हो, माध्यमिका स्कूल ऑफ महायान, महायान से रिलेटेड थे नागार्जुन साहब। ठीक, तो उनका माध्यमिका सेक्ट था, उनका क्या था कि कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पटीनेस और वायर्डनेस। ये होता है कि उनका सिंपल सा मतलब था कि कुछ भी हो रहा है तो हर एक चीज़ का एक कॉज एंड कंडीशंस होती है, हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। शून्यवाद का सिंपल सा यही मतलब था कि आप ये मान के चलो कंसेप्ट ऑफ एम्पटीनेस या वायर्डनेस को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि आप कुछ जानते हो नहीं, हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। मतलब अगर आज ये हो रहा है मतलब कल वाले कोई पॉइंट से वो कनेक्टेड है। आपने आज ये बुक पढ़ी है तो हो सकता है कल आप सुना पाए, तो क्यों? क्योंकि आज आपने ये बुक पढ़ी थी। तो ये बेसिकली इंटरकनेक्टेडनेस को और एम्पटीनेस को शो करता है।
शून्यवाद इंटरकनेक्टेडनेस, इंटर कनेक्शन प्लस एम्प्टीनेस को शो करता है। ठीक, अब एक रह जाता है अपना कौन सा, हाँ लकुलेश। अब लकुलेश के बारे में बता देते हैं, थोड़ा सा आप याद कर लेना। कश्मीर की एक कथा है जहाँ पे इस भगवान शिव की ये पूजा किया करते थे। ये एक ऐसे मतलब ये एक जगह पे बैठ करके पूजा करने वाले इंसान थे कि उन्होंने आंखें बंद कर ली, फिर सालों साल तपस्या चलती रहेंगी। तो इनका ये मानना था कि भगवान शिव से ऊपर कोई है नहीं, और उनको पाने के लिए आपको एक तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी होगी, दूसरी योग मुद्रा में आपको जाना होगा। ये कुछ बातें इनकी थी। ठीक, और भद्रबाहु तो आप जानते हो, स्थलभानु भद्रबाहु जैन तीर्थंकर दोनों लोग थे। जैन को फिर स्थलभानु कहाँ पे गए, भद्रबाहु कहाँ पे, ये आपका काम है। दोनों साउथ में कौन गए, नॉर्थ में कौन गए, श्वेतंबर दिगंबर कौन कौन हुई, ये आपका काम है। ठीक, इसको नहीं बताने वाला हूँ मैं, शायद उसमें क्वेश्चन हो गए थे दोनों, हाँ हो गए हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हुए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर इस्टेब्लिश विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाया था, धर्मपाल ने बनाया था। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास करना नहीं था, आंसर आपको मिल चुका है कि धर्मपाल ने बनाया था। अब आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। पाल डायनेस्टी पढ़ लेते हैं, इसमें पाल डायनेस्टी पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए पढ़ लेते हैं। मुझे लगता है आपने बुक से थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा होगा, लेकिन पाल डायनेस्टी थोड़ा सा हमारा भी काम है कि हम देख लेते हैं पाल डायनेस्टी कब से कब तक। तो कुछ 700, एक मिनट, हाँ कुछ 750 AD से स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले कौन आया, गोपाल, फाउंडर गोपाल। ठीक, गोपाल के बारे में अगर हम कुछ देखना चाहें तो बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये फाउंडर ही थे, इनके बेटे हुए धर्मपाल। धर्मपाल धर्मपाल का बेसिकली इसकी अब 750 से 780 के आसपास कुछ हुए थे। धर्मपाल के बाद आए देवपाल। देवपाल, ठीक। अब देवपाल की कई बातें थी, कुछ पॉइंट्स इनके मैं आपको बता देता हूँ, वो नोट डाउन कर लो आप। और सही तरीका ये होता है कि ये डायनेस्टीज़ वगैरह अलग से पढ़ाई जाए, लेकिन मैं आपको बस कुछ कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। धर्मपाल ने विक्रमशिला एक यूनिवर्सिटी बनवाई थी, आपको पता है, क्वेश्चन के थ्रू, तो उस पर लिखवाने नहीं जा रहा हूँ मैं। इन्होंने क्या किया था, देवपाल, ये खुद को कहते थे परम सौगात, भगवान की परम सौगात हूँ मैं, पहली बात तो। दूसरा पॉइंट इनका था कि इन्होंने 5 विलेज दिया था, किसको, बालपुत्र देव को, बालपुत्र देव को। कहाँ के थे ये, जावा के जो शैलेंद्र डायनेस्टी थी ना, शैलेंद्र डायनेस्टी जो थी उसके राजा थे। ठीक, शैलेंद्र डायनेस्टी के राजा थे। उनको किस लिए 5 गांव इन्होंने दिया था, कि वो एक बुद्धिस्ट बिहार इस्टेब्लिश कर सकें। किस लिए, बुद्धिस्ट बिहार बनाए हूँ, बुद्धिस्ट बिहार बनाए हूँ। उन्होंने, वो आए थे टहलने, उनको लगा कि नहीं हमें कुछ, हम राजा हैं जैसे आते नहीं हैं, अभी भी देखो कि बाहर से जो प्रेसिडेंट वगैरह आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फिर इंडिया में कहते हैं कुछ तो बनाना चाहिए, हमारा भी नाम होगा, और हम भी इससे रिलेटेड हैं, कुछ संबंधित हैं हिंदू धर्म से, बुद्धिज़्म से, जैन से, तो हमें कुछ तो करना चाहिए यहाँ पे, ये सारी बातें होती। ठीक, इसके बाद कौन आते हैं, देवपाल के बाद आते हैं महिपाल। ठीक, ऐसे लिख दें अगर हम, महिपाल। ये काम आपका है कि नोट डाउन आप कैसे करके रखते हो, तुरंत तुरंत रख लोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। महिपाल फर्स्ट आते हैं, फिर गोविंदपाल लास्ट कौन से हैं, गोविंदपाल हैं, गोविंद पाल लास्ट है इसके। ठीक, ऐसे लिख देता हूँ लास्ट। अब ये क्वेश्चन जब मैं कर रहा था तब मुझे प्रॉब्लम आई थी। ये क्वेश्चन मैं कर रहा था, मैंने आपको यशोवर्मन डायनेस्टी भी पढ़ाया था कि यशोवर्मन, तो मैंने कहा यशोवर्मन का तो मुझे पता है क्या बात है। जब मैं उस हिसाब से चीज़ों को ढूंढ के इनको सेट करने लगा ना, फिर कोई आंसर ही ना बने, मैंने कहा इसने तो आंसर ही यूपीपीएससी ने क्वेश्चन भी गलत फ्रेम कर दिया ये। फिर बाद में पूरी डायनेस्टी को मुझे पढ़ना पड़ा अच्छे से, क्योंकि इतना मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एक बुक से आपको नहीं आती हैं। आप एक बुक पढ़ लो, 2 बुक पढ़ लो, मैं कहता हूँ मार्केट में जितनी भी बुक्स हैं ना, उठा लो, कोई भी बुक ऐसी नहीं जो प्रॉपरली हर एक डायनेस्टी को ढंग से उसने दे रखा हो, बस उतना जितना काम का है।
फिर जितना काम का होता है उससे बियॉन्ड जा कर के क्वेश्चन बन जाते हैं। यही बात है ना, उन आपके हिसाब से काम तो नहीं बनेगा ना कि कौन सा ये अभी काम का है कौन सा नहीं है। नहीं, वो डिसाइड करेगी पीएससी या फिर यूपीएससी, ये डिसाइड करने वाले हैं, हम और आप डिसाइड करने वाले नहीं है। ठीक, तो मुझे लगता है कि जितना इम्पोर्टेंट है, जितने पे क्वेश्चंस आ चुके हैं और बुक वगैरह आपको नहीं मिलती, उतना हमें पढ़ना चाहिए। अब ये डायनेस्टी कौन सी, ये है आपकी चंदेल डायनेस्टी। ठीक, चंदेल डायनेस्टी थी, इसलिए हम लोगों को इसे पढ़ना पड़ा था। तो चंदेल डायनेस्टी अगर एक पेज लिया होगा मैंने आप, तो यहाँ पे आपको जल्दी से बता दूंगा। ये देखो, ये पाला एम्पायर जो अभी हमने पढ़ा, ये चंदेल डायनेस्टी वहीं पे बाद में आ जाती चंदेल डायनेस्टी। अब इन सब के टाइमिंग्स अलग अलग हैं। 750 ये, और चंदेल कब से आएगी, तो चंदेल डायनेस्टी आपका कुछ 800 साढ़े 800 के आसपास से आता है। बाद में जब ये पाल वगैरह वीक होने लगते हैं ना, 9th सेंचुरी में बेसिकली ये आ जाते हैं आपके 8th सेंचुरी में, और ये फर्स्ट हाफ ऑफ 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी, और ये 9th सेंचुरी के लास्ट तक ये वीक होने लगते हैं। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन क्या होता है कि बाद में काफ़ी टाइम तक इन्हें इतनी स्ट्रांग कोई बेसिकली डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर नहीं पाते। तो चंदेल का मैंने आपको एक पिक दिखा दी, कहाँ पे थे कैसे थे। अब थोड़ा सा पढ़ते चंदेल डायनेस्टी के बारे में, क्योंकि पेज ले रखा है तो अच्छे से पढ़ेंगे। चंदेल डायनेस्टी का कैसे कैसे है, एक मिनट। अब चंदेल डायनेस्टी कहाँ पे थी, तो ये बुंदेलखंड का रीजन है। कुछ कितने टाइम तक ये सरवाइव की थी, ये बातें आती हैं। तो कुछ 831 टू कुछ 1315 के आसपास तक ये डायनेस्टी सरवाइव करती है। अब इसमें हिंदू प्लस जैन दोनों होते हैं, हिंदू प्लस जैन। और ये स्टार्टिंग में क्या है ना, हिंदू प्लस जैन दोनों होते हैं। ये स्टार्टिंग में फ्यूडेटरी थे, फ्यूडेटरीज ऑफ गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। लिख दूं क्या, लिख ही देता हूँ। गुर्जर प्रतिहार। अब फ्यूडेटरी का मतलब क्या होता है, ये कोई गुलाम उलाम नहीं थे। क्या होता है ना कि जब एक डायनेस्टी बनती, फिर उनको लगता है कि किसी को तो देना चाहिए, जमींदार कोई तो बनना चाहिए ना। फ्यूडल लैंडलॉर्डिज्म, फ्यूडल लैंडलॉर्डिज्म आपने पढ़ा हो तो, जो लैंड का लॉर्ड होता है, फ्यूडल होता है, किसी दूसरी डायनेस्टी के अंदर में काम कर रहा होता है, उसके पास बहुत सारी ज़मीन होती है, लोग उससे ज़मीन हड़प के बैठा होता है, तो उसको फ्यूडल लैंडलॉर्ड कहते हैं। तो फ्यूडेटरी ही बाद में दूसरी डायनेस्टी इस्टेब्लिश करता है, क्योंकि वही तो, अब एक बात बताओ, वही तो ऐसा है उस डायनेस्टी के सामने, उस अंपायर के सामने, वही तो एक ऐसा है जो आपसे फाइट कर सकता है, आपकी डायनेस्टी को वीक कर सकता है। क्योंकि भाई रेवेन्यू का पार्ट उसके हाथ में है, क्यों, क्योंकि लैंड उसके हाथ में है। कल को उसने रोक दिया तो या तो आप ये कर सकते हो कि इसी तरीके से उसको आप मार पीट के हटा दो। और अगर आप वीक किंग हो गए हो, यही तो होता था, तो 3 किंग हुए, 4 किंग बने, 5वें किंग, 6ठे किंग, तो उनको लगता था अब आराम की ज़िंदगी, सरकारी नौकरी पिताजी करके गए हैं, पहले टाइम से उनकी डेथ हो गई थी, अब तो हमें नौकरी मिल गई है, काम करने जाना नहीं। फिर क्या करती है, फिर ऐसी गवर्नमेंट आती है कुछ एनडीए टाइप की, फिर वो कहती आईएएस बने हो बाहर करो इन्हें, पीसीएस बने हो बाहर करो इन्हें, काम करने नहीं आओगे हटा देंगे तुरंत। ये सब नहीं चलेगा कि सस्पेंशन होगा कि सेंटिंग पे जाओगे, ये सब नहीं, सीधा इनको जॉब से ही फायर कर देते हैं। तो ये ऐसे ही कुछ सिस्टम अगर कर पाओ आप तो ठीक है, नहीं तो फ्यूडेटरी तो बाद में कहीं ना कहीं से डायनेस्टी को कैसे न कैसे करके इस्टेब्लिश कर ले जाता था। तो बाद में क्या हुआ, जब गुर्जर गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, अब गुर्जर प्रतिहार यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता मैं आपको, किसी और पेपर में पढ़ा दूंगा अगर मिल जाएगा तो, क्योंकि फिर एक एक करके डायनेस्टी बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी मेरे हिसाब से चंदेल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ना हिंदी में ही, चंदेल। चंदेल कहाँ के थे, कन्नौज। ठीक, कन्नौज, या इसको जेजा भुक्ति कहते थे, जेजा भुक्ति। ठीक, ये हो गया। अब इसमें सबसे फाउंडर कौन थे, ननुक्का, ननुक्का फाउंडर थे, कुछ 831 से 45 तक ये रहे हैं। ननुक्का ने कुछ खास किया नहीं। फिर उसके बाद आते हैं वाकपति,
वाकपति आते हैं। अब इस टाइमलाइन तो नहीं देना चाहता हूँ मैं किसी का, बाद में कभी अच्छे से पढ़ाऊँगा तो दे दूँगा। इनके 2 बच्चे हुए, जय विजय, विजय शक्ति, जय शक्ति, ठीक, जय विजय हुए। अब इन दोनों ने पावर को कंसोलिडेट किया, देखो आगे पेज है पेज। पावर को उन्होंने कंसोलिडेट किया, पावर को कंसोलिडेट किया कैसे कैसे करके। फिर आते हैं कुछ टाइम बाद आते हैं यशोवर्मन, कुछ और राजा पास हो जाते, फिर आते हैं यशोवर्मन। यशोवर्मन, अब यशोवर्मन क्या करेंगे, तो जब यशोवर्मन की बारी आती है तो इन्होंने क्या क्या किया है, ये अभी तक जो किसकी, गुर्जर प्रतिहार की सुजरेनिटी थी ना, वो एक्सेप्ट की जा रही थी। अभी भी स्टिल ऐसा था, स्टिल द सुजरेनिटी ऑफ गुर्जर प्रतिहार, ठीक, अभी भी सुजरेनिटी थी गुर्जर प्रतिहार की। और दूसरा इन्होंने क्या काम किया था, एक और कलंजार फोर्ट को कनकर्ड किया था। एक कलंजार फोर्ट था, कलंजार फोर्ट को कनकर किया था। अब इसीलिए मैं कहता हूँ प्रॉपर्ली सब कुछ नहीं यहाँ पे लिखा जा सकता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा खुद से भी काम करें और इन चीज़ों को बना लें तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक, कनकर किया था। और एक और खजुराहो में लक्ष्मण टेम्पल, तीसरा पॉइंट, लक्ष्मण, हिंदी में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि दोनों रहेंगे तो आपको इजीली आसानी होगी समझने में, इतने भी अंग्रेज नहीं बन गए या हिंदी वाले इतने भी हिंदी मीडियम के नहीं बन गए हैं। तो लक्ष्मण टेम्पल को इन्होंने कहाँ पे, खजुराहो में, खजुराहो। अब ये आप सोचो कि क्यों पढ़ा रहे हो, ये सब क्वेश्चन हैं, आएंगे, आए हुए हैं, ऐसे कुछ फेक नहीं रहा हूँ मैं कि कहीं से भी पढ़ के, मैंने बुक्स पढ़ता हूँ तब ये सारी चीज़ें आती हैं जो मुझे मिलती हैं, वहीं से मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ, फालतू के क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक। अब आप सोचो कि कोई भी पूछ सकता था ना, किसी को भी। अभी मैं एक एक क्वेश्चन के साथ में यशोवर्मन के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई, ऐसा नहीं कि बाकियों के बारे में कुछ नहीं, क्वेश्चन में नहीं पूछा इसलिए नहीं बताऊंगा, नहीं। वो जब किसी भी डायनेस्टी के किंग को क्रोनोलॉजी में लगाने की बात करते हैं ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ राज होता है। राज क्या होता है, इसके बाद आता है ढंगा, कुछ साल बाद ढंग, ठीक, ये रहता है 950 से 99 तक, ठीक। इसने क्या किया था कि इसने कहा भैया वो गुर्जर प्रतिहार वगैरह आप लोग किनारे हटो, हम आपकी सुजरेनिटी नहीं ले सकते। अब ये बना इंडिपेंडेंट किंगडम, इंडिपेंडेंट कर दिया, इंडिपेंडेंट किंगडम हो गया, ठीक। दूसरा एक विश्वनाथ टेम्पल जो अभी भी है, इसलिए हम याद करते हैं। विश्वनाथ टेम्पल पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे किसको याद करोगे, याद करोगे ना कि ढंगा एक ढंग का काम तो करके गया था, तो इसलिए। उसके बाद विद्याधर, कोई लोग ऑफ हैंड मत होना यार। इसके बाद विश्वनाथ के बाद आए विद्याधर, विद्याधर, विद्याधर कब से कब तक टाइमलाइन थी इनकी, तो कुछ 1003 से कुछ 35 तक। ये ग्रैंड सन थे ढंगा के, ग्रैंड सन थे, ग्रैंड सन ऑफ ढंगा। अब इन्होंने क्या किया, गजनी इस टाइम पे आ चुका था, आपको पता है कि 1998 के आसपास गजनी इंडिया में इन्वेट कर चुका था, तो उसको लगा कि हाँ चलते हैं यहाँ पे, अपना मस्त है, 2-3 को हरा के आ रहा था, मस्त मज़े में था। उसने कहा चलो भाई थोड़ा सा कुछ टानिक वानिक पीते हैं रात में और फिर चलते हैं चंदेल डायनेस्टी का, वहाँ पे विद्याधर बैठा हुआ, विद्याधर उसका नाम है, विद्या उसके पास थोड़ी सी भी है नहीं, तो कैसे भी करके हरा के उसको आगे कुछ काम कर लेते हैं। तो पहुँचा, उसने कहा चलो हराते हैं इसको। तो जब हराने पहुँचा तो उसको लगा कि कैसे हराएं, तो फिर क्या होता है देखो। अपना टानिक वानिक पी के आया था, लेकिन अब टानिक उसको लगा कि टानिक पी रहा हूँ जिससे ताकत आएगी, वो झूम रहा था, झूम बराबर झूम शराबी टाइप का। तो उसको लगा क्या करते हैं, वो आया, तलवार चलानी थी ऊपर से, उसने तलवार नीचे से चला दी, ऊपर से गला कट गया।
तो बेसिकली गजनी को रिपल्स किया था इन्होंने, डिफीट नहीं कर पाए थे, गजनी वहाँ से वापस चला गया। और साथ में एक काम और इन्होंने किया था, कंदरिया महादेव टेम्पल। अब जब अलग से पूरा पढ़ाऊँगा ना तो बहुत मज़ा आएगा। अगर मैं केवल गजनी की इन्वेजन के साथ चीज़ों को गजनी की इन्वेजन्स के साथ चीज़ों को पढ़ाना स्टार्ट करूँ, बड़ा अलग से ही थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि ये कुछ कुछ बातें बीच बीच में होनी चाहिए, नहीं तो बहुत मोनोटोनस फील होने लगता है। तो गजनी साथ में कंदरिया महादेव टेम्पल, कंदरिया महादेव टेम्पल। इसलिए आर ओ में यूपीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा था, ठीक। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्यों पूछा है, इस पे ध्यान दो। ऐसे राजा नहीं है जिनको मैंने नोट डाउन नहीं कराया, अभी आपको मिलेंगे। विद्याधर हैं ऑप्शन में, विद्याधर हैं ऑप्शन में, यशोवर्मन, ढंग, तीनों थे। अभी देखो और आगे आते हैं। फिर आगे कीर्तिवर्मन 1060 से कुछ 1100 तक थे, ठीक। इनके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया, लक्ष्मी कर्ण थे गंगा डायनेस्टी के, लक्ष्मी कर्ण। इन्होंने क्या किया, डिफीटेड, पेन चेंज करके लिखते हैं तब मजा आएगा। लक्ष्मी कर्ण गंगेया डायनेस्टी के थे, और इनको डिफीट करने के बाद एरिया जो है रिकवर कर लिया, अपना एरिया जो पहले रिकवर कर लिया। अब देखो कैसे रिकवर किया, आप सोच रहे हो अभी तक तो सब बढ़िया हो रहा था। तो विद्याधर 1035 तक थे, उसके बाद 15-20 सालों बाद ये आए हैं, 25 सालों बाद आए ना, 1060 के आसपास से 25 साल में और 1-2 राजा हुए होंगे, उनका भी वही रहा होगा, टॉनिक पीते हैं, मस्त अपना रहते हैं आराम से, तो हार गए। तो फिर कोई आया, कहा दादाजी क्या करके गए थे, बेटा हमने ज़मीन खो दी थी। अच्छा, हम आपकी लड़ाई को फिर से लड़ेंगे, वापस लेके आएंगे। तो उन्होंने कुछ अपनी ज़मीनें रिकवर की, इसलिए इनको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। फिर आगे आते हैं मदन बर्मन, और एक आध पेज है नहीं। इसके बाद आते हैं मदन बर्मन। कहाँ लिखे मदन बर्मन को हम, चलो ऐसे कुछ लिख देता हूँ मैं, मदन बर्मन। इसके बाद आते हैं मदन बर्मन, और मदन बर्मन के बाद आते हैं कौन, डिफीट किया, और कलचुरी परमार वगैरह को डिफीट किया था इन्होंने, जो वीक हो गए थे परमार और कलचुरी वगैरह, उनको डिफीट किया था। मदन बर्मन के बाद कौन आते हैं, मदन बर्मन के आते हैं परमादिदेव ऐसे करके, क्या हो रहा है, परमादिदेव। इस टाइम पे क्या हुआ था, परमादिदेव के टाइम पे, मदन बर्मन को अभी के लिए हटाते हैं और परमादिदेव पे फोकस करते हैं, क्योंकि इनके बारे में थोड़ा सा पॉइंट सही है तो लिख लेते हैं। परमादिदेव का क्या था, पृथ्वीराज चौहान ने अटैक किया था और डिफीट किया था, और आल्हा उदल इस टाइम पे चंदेल डायनेस्टी के जो थे उनकी डेथ हुई थी। तो पृथ्वी थर्ड जो थे ना, उन्हीं को पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। पृथ्वी थर्ड से इनकी लड़ाई हुई थी, और आल्हा प्लस उदल महोबा के थे, चंदेल डायनेस्टी के थे, ये इनकी डेथ हुई थी, डाइड, ठीक। अब इतना काम आपका है, ये आप कर लेना, अब इसको रट लो। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आगे ये 1-2 ऐसे किंग हैं जो मिल सकते हैं आपको। अब आप सोच रहे हो कि आंसर क्या है, तो यशोवर्मन पहले आएंगे, फिर विद्याधर आएंगे, नहीं यशोवर्मन, फिर डंगा, फिर विद्याधर, फिर कीर्तिवर्मन, फिर उसके बाद मदन बर्मन, परमादिदेव, ये सब लोग आते रहते हैं। तो ये कुछ बातें थी। फिर आदिवारा का टाइटल गुर्जर प्रतिहार का था। बेसिकली गुर्जर प्रतिहार में आप एनसीईआरटी वगैरह में पढ़ते तो मिहिर भोज करके आता, नागभट्ट वगैरह आते नहीं उसमें, जबकि नागभट्ट वगैरह बहुत पहले आ चुके थे गुर्जर प्रतिहार की डायनेस्टी में। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पढ़ते नहीं, क्योंकि हमें बुक में मिलता नहीं है, और ये ज़रूरी होता है इन सारी चीज़ों को पढ़ना। तो गुर्जर प्रतिहार में अगर थोड़ा सा देखना चाहें, मगर पेज लिया होगा मैंने तो आपको पढ़ाऊँगा, नहीं लिया होगा तो कोई बात नहीं। हाँ, तो गुर्जर प्रतिहार पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ेंगे, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी
जरूरी है वो पढ़ेंगे, जो नहीं जरूरी वो नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन आता है, तो नागभट्ट फर्स्ट, बहुत बार क्वेश्चन आया है, मैं बुक से देख के बता रहा हूँ। नागभट्ट फर्स्ट जो था फाउंडर था, इसका फाउंडर था। थोड़ा सा ऐसे ही लिखूंगा रफ टफ करके, कुछ 730 से 700 क्या हो रहा है, 730 से 760 तक कुछ था ये, ऐसे करके कुछ लिख दे रहा हूँ मैं, आप नोट डाउन कर लो खुद से। और नागभट्ट के बाद क्या था, हाँ इसमें क्या था कि डिफेंडेड अरब इन्वेजन्स को इसने डिफेंड किया था, अरब की जो इन्वेजन्स हुई थी डिफेंड किया था, अरब इन्वेजन को डिफेंड किया था। और साथ में दंती दुर्ग, अब दंती दुर्ग कौन था नहीं पता आपको, डिफीटेड बाय दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी थी उसका फाउंडर था, ठीक, दंती दुर्गा। फिर कौन आता है, वत्सराज, वत्सराज, हाँ वत्सराज ही तो नाम था, वत्सराज ही लिखते हैं, ठीक, वत्सराज आता है। इसने क्या किया, इसने डिफीट किया धर्मपाल को, और लेकिन बाद में राष्ट्रकूट, अब देखो कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया, लिंक इंटरलिंक कराऊंगा। धर्मपाल कौन था, पाला डायनेस्टी का था ना, पाला डायनेस्टी का था, धर्मपाल था, तो इसने उसको डिफीट किया धर्मपाल को, धर्म बहुत साफ साफ नहीं लिखाएगा, बट डिफीटेड बाय ध्रुवा कौन था, राष्ट्रकूट। तो ध्रुवा जब पैदा हुआ तो उसने कहा कि अच्छा ये बताओ दादाजी के साथ क्या हुआ था, तो दादाजी ने कहा, भाई घर वालों ने बताया, अरे दादाजी को क्या हुआ था, वो एक था दंती दुर्ग, उसने मार गया था। दंती दुर्ग कौन था, राष्ट्रकूट डायनेस्टी का था। अच्छा, तो उसको लगा कि नहीं अब तो भाई वही है कि बाप का और कौन सा वो दादा का भाई का सबका बदला लेगा आपका, क्या कहता है वो, हाँ ऐसे ही तो कहता है, बाप का भाई का माई का सारा सबका बदला लेगा तेरा फैजल। तो इसको लगा कि अब तो बदला लेना है, तो इसने क्या किया कि इसने धर्मपाल को डिफीट किया, वो वत्सराज जो डायनेस्टी कौन सी थी, गुर्जर प्रतिहार, उसने डिफीट किया धर्मपाल को, पाली डायनेस्टी के, लेकिन अगेंस्ट में डिफीट किया गया ये ध्रुवा जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का था। अब वत्सराज के बाद कौन आता है, यहाँ से भी हम लिखेंगे, जगह थोड़ी भी नहीं छोड़नी है, नागभट्ट सेकंड। अच्छा आप ये सोचो कि नाम नहीं थे उनके पास क्या, ये नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड, ये सब क्यों लिखा जाता था 800 से 833 तक, क्योंकि ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया ना कि पूछ लिया कि हाँ दादाजी के साथ क्या हुआ था तो सबका बदला लेना है, तो ऐसे ही होता था कि इसको लगा कि नागभट्ट ने क्या किया था, जो नागभट्ट सेकंड आया उसका कुछ नाम रहा होगा, उसने कहा कि भाई चलो हमारे जो दादा परदादा ग्रेट ग्रैंडसन या जो ग्रेट ग्रैंड फादर वगैरह जो थे, उन्होंने क्या किया था, अच्छा अरब इन्वेजन को डिफीट किया था, साथ में इंदन दुर्ग से डिफीट हुए थे, लेकिन उन्होंने डायनेस्टी बनाई, तो इसको लगा ना मैंने भी अच्छा काम किया है, मुझे अपने पिताजी से ज़्यादा तो सम्मान मिलना चाहिए, ठीक, वत्सराज अगर उनके फादर रहे होंगे तो उनसे ज़्यादा सम्मान तो मुझे मिलना चाहिए। अब फादर रहे होंगे क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, वो डायनेस्टी में बहुत डीप जा करके नहीं, बहुत हेक्टिक हो जाता है वो इतना पढ़ पाना, एक एक डायनेस्टी पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है, और मैं जो उतनी वो नॉलेज खुद रखना नहीं चाहता जो मैं डिलीवर नहीं करूँ, क्योंकि वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो बस उसको मैं अपने तक ही रखता हूँ, बाहर नहीं आने देता हूँ, ना ही किसी लेक्चर में उसको बताता हूँ। तो अगर रहा होगा तो उसको लगा कि नहीं मुझे अपने दादाजी के जितना सम्मान मिलना चाहिए, पिताजी क्या कुछ नहीं कर पाए अपने लाइफ में, वो उनको ये हरा दिया वो हरा दिया, तो उसको लगा नहीं अब अपना नाम बदल के मैं नागभट्ट सेकंड रखूँगा। तो क्यों रखा इसने एक्सपैंड किया अपना एम्पायर। 833 के टाइम पर कौन कौन सी डायनेस्टी थी, तो यहाँ पे पाल, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार, यहाँ पे राष्ट्रकूट, यहाँ पे चोल चेरा पांडे चल रहे थे थोड़ा बहुत, ठीक, और यहाँ पे बाद में कुछ टाइम बाद 6 to 12 सेंचुरी के लिए चालुक्य आए हुए थे, और यहाँ पे कुछ एरिया में चंदेल भी थे, ठीक।
तो लड़ाइयाँ हर किसी से चलती रहती थी। पाल की थोड़ी सी जगह लेके चंदेल इस्टेब्लिश हो गए थे, खुद को कन्नौज के आसपास बना लिया था। बाद में गुर्जर प्रतिहार आए तो चंदेल को मैंने आपको बताया ना, गुर्जर प्रतिहार के तो फ्यूडेटरी थे। तो धीरे धीरे गुर्जर प्रतिहार जब खत्म होने के आसार पे आया तो इनको लगा नहीं कुछ तो करते हैं, तो 831 के आसपास ही तो चंदेल डायनेस्टी बनी थी ना। अब यहाँ पे नागभट्ट सेकंड आया तो इसने क्या किया, एक्सपैंड किया एम्पायर बाय डिफीटिंग अदर्स एक्सेप्ट गोविंद थर्ड। कौन था? नागभट्ट ने एक्सपैंड किया आसपास के एम्पायर को, लेकिन किसको नहीं कर पाया ये, किसको नहीं कर पाया ये? तो ये गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड कौन था? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट ये गोविंद थर्ड था, इसको नहीं डिफीट कर पाया। यहाँ पे ऐसे क्रॉस लगा देता हूँ, नहीं डिफीट कर पाया इसको, ठीक, इससे हार गया ये। साथ में एक काम और कर दिया था इसने, क्या? गुर्जर प्रतिहार गुजरात के एरिया में था तो सोमनाथ टेम्पल बनवा दिया। हिंदी में लिखूंगा आराम से याद रहेगा, सोमनाथ मंदिर बनवाया था। सोमनाथ मंदिर कौन बनवाया था, कौन रीबिल्ड करेगा, ये आपको आज तक नहीं पता रहा होगा। धीरे धीरे पेपर अलग अलग जैसे होते जाएंगे मैं आपको बता दूंगा, बस काम आपका है कि नोट डाउन करके रखो। अलग से अगर मैं पढ़ाऊँ तो थोड़ा सा अच्छा तो हो ही जाएगा, अगर एक एक डायनेस्टी पढ़ाऊँगा तो थोड़ी सी कहानी भी उसमें कहानी रहती तो और ही मज़ा आता है। लेकिन अब इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास ना, अभी के लिए जितना पढ़ सकते उतना पढ़ते हैं। तब आता है मिहिर भोज, ठीक, तब आता है मिहिर भोज। मिहिर भोज जो एनसीईआरटी में जिससे हमें पढ़ने को मिलता है उससे पहले मिलता नहीं है। मिहिर भोज क्यों आता है कि एनसीईआरटी इतना बहुत डीप डिस्कशन मिहिर भोज के बारे में करती है? क्योंकि इसको कहते हैं सेकंड फाउंडर था ये, सेकंड फाउंडर इसको आप मान सकते हो, ठीक। क्यों सेकंड फाउंडर कौन होता है? जो डायनेस्टी ख़त्म होती चली गई हो, बाद में 2-3 साल में इतना प्रॉब्लम आ गई हो, तो उसको कहते हैं कि ये ग्रैंड सन था नागभट्ट सेकंड का, ग्रैंड सन था नागभट्ट सेकंड का। इसने क्या किया कि वैष्णव कल्ट को बेसिकली वैष्णविज्म को इसने फॉलो किया, और अल मसूदी ने उसको टाइटल क्या दिया था? अल मसूदी ने टाइटल क्या दिया था इसको? किंग बौरा, जो बौरा गया हो किंग, सॉरी यार इतना, किंग बौरा। देखो इसी इंडिया का मैं भी हूँ, इसी इंडिया का आप भी हो। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी डायनेस्टी होगी जिससे आप बहुत ज़्यादा चिपके हुए हो और मैं नहीं चिपका हुआ हूँ, ठीक। रिस्पेक्ट हर किसी के लिए, पढ़ने में थोड़ी बातें करनी पड़ती हैं। किंग बौरा इसको टाइटल दिया गया था। हाँ, इसके बाद कौन आते हैं फिर? महेंद्र पाल। मिहिर भोज के बाद में महेंद्र पाल। यही प्रॉब्लम आती है, जब पाल वाल आ जाता है तो हमें लगता नहीं ये तो पाला डायनेस्टी से होंगे, लेकिन नहीं, 885 to 910 तक। महेंद्र पाल ने क्या कहा कि मैं खुद क्या हूँ, महाराजा धीराज हूँ। राजशेखर का टाइटल, राजशेखर जो पोएट थे उन्होंने कर्पूर मंजरी लिखी थी, तो महेंद्र पाल की जीवन की कुछ बढ़िया बढ़िया कथाएं उसको देखते हैं हम। एक तो इसने कहा कि मैं महाराजा धीराज हूँ, महाराजा धीराज, एक टाइटल लिया। फिर इसके कोर्ट पोएट कौन थे? कोर्ट पोएट राजशेखर थे, राजशेखर थे। इनकी बुक कौन कौन सी थी? काव्य मीमांसा, दूसरी बाल भारत। ये मुझे लगता है पहले मैंने लिखाया हुआ है किसी यूपीएससी वालों के या किसी को तो लिखाया है। प्रपंच पांडव, प्रपंच पांडव और भृंजिका, सॉरी भृंजिका, एन रह गया नहीं लिख पाया मैं उसमें, और विधासल भंजिका, विधासल भंजिका, अब उसको लिखने की जरूरत है नहीं, विधासल भंजिका। फिर लास्ट जो थे वो यशपाल, यशपाल लास्ट थे, ठीक। क्यों? क्योंकि लास्ट रूलर एंड गहरवाल टू कंट्रोल 1090 में, मतलब 1090 में गहरवाल जो थे इनको हरा के खुद उन्होंने गढ़वाल डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर ली।
अब इसीलिए देखो आप कैसे सोचते कि यशपाल क्या कैसे हो गया। छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक पार्टी है, आज बहुत टाइम से फाइट कर रही है कि अपने प्राइम मिनिस्टर उस वो बनाना चाहती है, नहीं बना पा रही। आप खुद समझदार हो, इतनी समझ मुझे लगता है आप में है। तो ऐसे ही होता है जब आपको, या फिर ऐसा मान लो कि आपके पिताजी बहुत पढ़े लिखे थे, फिर उन्होंने अच्छी नौकरी की, आपको अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपने खाई पी, फिर बाद में कुछ नहीं कर पाए। ये प्रॉब्लम है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ये सब तो करंट का क्वेश्चन है। तो बाद में आप क्या करोगे, आपने जिन आपकी जो लाइफ स्ट्रगल करने वाली थी उसने आपने स्ट्रगल किया नहीं, आपने उसमें क्या किया, मौज की। तो आगे की लाइफ स्ट्रगल वाली बन जाती है, क्योंकि आपके पास जो पैसे थे उस आपने इतना उससे मौज कर ली, इतना इंजॉय कर लिया, आपके पास पैसे भी नहीं रह गए। तो ये प्रॉब्लम होती है। हाँ, ये अलग अलग कुछ डायनेस्टीज़ दी गई हैं छोटी छोटी, या स्टेट्स दिए गए हैं जिन पर अलाउद्दीन खिलजी ने इन्वेड किया था, एक एक करके अटैक किया था। तो वहाँ पे उस टाइम पे कौन कौन राजा थे। चित्तौड़ आपने मूवी देखी हुई है, तो चित्तौड़ के राजा रतन सिंह, राणा रतन सिंह। देवगिरी के कौन रहे होंगे, गुजरात के, तो रणथंभौर के कौन रहे होंगे। ये अलग अलग आप एक एक करके आपको देखना है सबको। तो चित्तौड़ के राणा रतन सिंह थे, रणथंभौर के हमीर देव थे, रणथंभौर के हमीर देव थे। देवगिरी के करण देव थे, देवगिरी के राजा राय रामचंद्र थे, गुजरात के कर्ण देव थे। एक गुजरात डायनेस्टी है। अब आज तो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे लगता है 1 घंटे से ऊपर तो इतने में ही हो गया है, फिर आप लोग कहते हो कि वीडियो बड़ा हो गया है। तो गुजरात डायनेस्टी अगले पेपर में अगर कहीं मुझे मिल जाता तो गुजरात डायनेस्टी में आपको पढ़ाऊंगा। एक गुजरात डायनेस्टी थी, बाद में एक निज़ाम डायनेस्टी उसी में आती है, जब औरंगजेब की डेथ के शायद बाद में आती है। गुजरात डायनेस्टी पहले की है, अलाउद्दीन के टाइम की। पढ़ाऊंगा, किसी दिन पढ़ाऊंगा। उस टाइम पे वहाँ के राजा जो थे कर्णदेव थे, जिनके नाम पे जो कर्णावती थी अहमदाबाद, उसका नाम कर्णावती पड़ा था, ठीक, अहमदाबाद का नाम। अहमदाबाद किसने इस्टेब्लिश किया था, तो एक दूसरे राजा थे, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था अहमदाबाद। कौन थे इतना याद नहीं आ रहा मुझे। तो हाँ, उसके बाद देवगिरी, देवगिरी यादवास की थी, यादवास की राजधानी थी देवगिरी। वहाँ पे राजा राय रामचंद्र थे, तो राजा राय रामचंद्र वाज यादव। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछी है और पहले हिंट दे देती है, फिर भी हम नहीं कर पाते, प्रॉब्लम यहीं पे है। इब्न बतूता मोरक्कन था, मार्को पोलो इटली का था, अब्दुल रज्जाक टर्की का नहीं था, ईरानियन था, नूनिस पुर्तगीज था, ठीक, नूनिस पुर्तगीज था। इसके बाद अगर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें हम, तो ईरानियन या पर्शियन आप कुछ भी कह सकते हो उसको, शायद पर्शियन कहते, ईरानियन भी कह सकते हैं ना उसको। और नूनी जो था वो अच्युत देव राय के टाइम पे आया था, ये याद रखना। जो अच्युत देव राय है ना, अच्युत देव राय आए थे उनके बाद में। कौन, किसके बाद में, तो 1535 से 37 के बीच में आया था, और 1529 में जब डेथ हो गई थी तो 1529 से 1542 तक अच्युत देव राय विजयनगर अम्पायर के किंग रहे थे, ठीक। और अब्दुल रज्जाक देव राय सेकेंड के टाइम पे आए थे। एक एक सबको बता देता हूँ। ये एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे, मार्को पोलो आए थे पांड्या डायनेस्टी के टाइम पे, बहुत पहले आए हुए थे, 1292 के आसपास में, ठीक, 1292 के आसपास में। और अब्दुल रज्जाक देवराय, देखो कैसे बनती है, संगमा सलुआ तुलुआ डायनेस्टी। तो जो सलुआ डायनेस्टी थी उससे रिलेटेड है ये, नहीं, संगमा डायनेस्टी से रिलेटेड थे देवराय सेकंड, ठीक, देवराय सेकंड, कृष्ण देवराय नहीं, देवराय सेकंड, ये संगमा डायनेस्टी से रिलेटेड है। संगमा डायनेस्टी मैंने आपको यूपीएससी वालों को पढ़ाया, शायद आप लोगों को नहीं पढ़ाया, यूपीएससी वालों को पढ़ाया था, उन्हीं का पेपर करवाते टाइम। तो आप पेपर को मैंने आपको पहले भी बोला है, देख लो देख लो, देखते हो नहीं आप लोग, फिर बार बार उसी चीज़ को पढ़ाना ये इतने आसान नहीं, बहुत टाइम लेता है। कुछ नहीं करना है मुझे, मैं पढ़ा सकता हूँ लेकिन फिर टाइम टेकन हो जाता है, तो इतने में ही रहते हैं। एक एक करके डायनेस्टी यार भी 7-8 पेपर रह गए हैं हमारे, तो सारी कंप्लीट हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये नहीं होगा कि यूपीएससी आरओ वालों के साथ में धोखा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, धोखा वोखा नहीं होता है। कुछ पेज लिया था मैंने पढ़ाने के लिए, अभी इच्छा नहीं है मेरी। हाँ, फिर कह रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल बाई मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे पहले कहाँ पे, दौलताबाद में किया था इन्होंने, ठीक, दौलताबाद में। क्यों, कहानी है इसके पीछे, फिर से कहानी आ गई, कहानीबाज कहानी कहेगा। तो कहानी क्या थी बेसिकली, कि ये जहाँ पे रहता था दिल्ली में ना, इसको लेटर्स आने लगे, मार दिए जाओगे, काट दिए जाओगे, ऐसा मतलब बेसिकली उस टाइम पे कुछ करके
धमकी भरे लेटर्स या फिर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो उसको लगा कि यहाँ के लोगों को सज़ा देनी चाहिए। मैं दौलताबाद में शिफ्ट करता हूँ। दौलताबाद को देवगिरी शायद कहते थे, आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज अबाउट इट, लेकिन शायद देवगिरी कहते थे दौलताबाद को। तो दौलताबाद में इसने शिफ्ट की राजधानी। कहा कि अभी राजा यहाँ पे बैठेगा तो किसके पास तुम जाओगे, जितने मज़े करने थे आप, मज़े लेने थे मेरे से, आपने ले लिया, अब यहाँ पे बैठूंगा मैं। तो बेसिकली ये कहानी थी दौलताबाद। बाकी वहाँ से फिर उसने बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट की। देवगढ़ शायद कहते हैं, देवगिरी नहीं देवगढ़ कहते हैं। तो दौलताबाद में इसने राजधानी शिफ्ट की। फिर इसी ने वो कौन सा टोकन करेंसी चलाई थी, और साथ में इसी ने वो जो कौन सा एक क्या चलाया हुआ था, याद नहीं आ रहा थोड़ा सा मुझे, एक नया डिपार्टमेंट चलाया था जिससे क्या था कि लैंड भी आपको मिलेगा। एक काम इसने अच्छा किया था, बाकी ये था अलाउद्दीन टाइप का ही, लेकिन एक काम इसने अच्छा किया था कि उसने कहा कि एग्रीकल्चरल लैंड लोगों में बांट दो और एक डिपार्टमेंट बनाता हूँ जहाँ से पैसे मिलेंगे इनको, और इस पैसे का यूज करके ये लोग, हाँ इन्होंने क्या बना था, दीवाने मुस्तक राज बनाया हुआ था। दीवाने मुस्तक राज नहीं, दीवाने मुस्तक राज नहीं, दीवाने आमिर कोही, दीवाने आमिर कोही बनाया हुआ था। उसमें क्या था कि लैंड लोगों को, दीवाने मुस्तक राज और दीवाने रियासत जो थी ये उसकी थी, अलाउद्दीन की थी। जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने दीवाने आमिर कोही बनाई थी। थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, वैसे मुझे लगता है ये हिस्ट्री की बुक में है, लेकिन फिर भी आमिर कोही, आमिर कोही एक ऐसा डिपार्टमेंट था, यहाँ से आपको लोन वगैरह भी मिल जाएगा और लैंड भी मिल जाएगा, खेती करो। खेती को बढ़ाने की कोशिश बाद में यही चीज़ फिरोज शाह तुगलक ने, बाद में यही सारी चीज़ें अकबर ने फॉलो की थी। उन्होंने कहा क्या हुआ था ना, लैंडलॉर्ड वगैरह फिर पैसे नहीं दे पा रहे थे। अब ये बहुत बुरी तरीके से फेल कर गया ये प्रोग्राम इसका। जब ये प्रोग्राम फेल कर गया फिरोज शाह तुगलक आया, तो अलाउद्दीन ने क्या किया था, अगर ज़मींदार हो, फ्यूडल लैंडलॉर्ड हो, आप लोग पैसे नहीं दे पा रहे हो ना, अलाउद्दीन बहुत बुरी तरीके से पनिश करता था। फिरोज शाह तुगलक ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। फिरोज शाह तुगलक के पिताजी नहीं थे ये, मोहम्मद बिन तुगलक कजन ब्रदर था उसका, फिरोज शाह तुगलक का। उसने कहा नहीं, भाई ने ऐसा किया है तो भाई ने किया तो अपन को करने का, भाई ऐसा करके गया तो अपन करेंगे। तो जितने भी लोगों के लोन वगैरह थे माफ़ी दे दी, और बोला कि इसको, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाओ। लॉन्ग विजन, वो जैसे क्या कहते हैं नोटबंदी हुई थी ना, तो नोटबंदी का इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन हाँ डिजिटलाइजेशन हो गया इंडिया में, इतने इस लेवल पे डिजिटलाइजेशन हो गया उस एक साल के अंदर में कि पूरी दुनिया कॉम्पीट करने की कोशिश कर रही है उससे। ठीक, तो ये बातें होती है, गवर्नमेंट की अच्छी अच्छी बातों को सामने रखना चाहिए, बुरी बातें तो अपने आप आ जाती हैं लोगों के सामने। ठीक, तो अच्छी अच्छी बातें, तो उसको लगा कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बाद में ये काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप था, क्योंकि बाद में अकबर ने भी इसको फॉलो किया। अब ये होता है कुछ इस टाइम पे। फिर अफगानपुर कॉन्स्पिरेसी किससे रिलेटेड है, तो गियासुद्दीन, बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक, उसका पिता कौन था, गियासुद्दीन तुगलक था, जो 29 बार मंगोल इन्वेजन को बार 29 बार उसने चेज किया था। अलाउद्दीन खिलजी का एक कमांडर था वो, 29 बार मंगोल को चेज करके दौड़ा दौड़ा के मार के आया है। लेकिन हम नहीं पढ़ते, क्यों, क्योंकि गियासुद्दीन तुगलक डायनेस्टी को बस इस्टेब्लिश करके 5 साल में मर गया था। ये प्रॉब्लम है हमारी हिस्ट्री की, हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। तो अच्छे से पढ़ोगे। 29 बार मंगोल को हराने की मतलब समझते हो, अलाउद्दीन खुद भग के किनारे लग गया था जब मंगोल्स आए थे, चारों तरफ से सीज कर दिया था। तो ये 29 बार उसका कमांडर होके दौड़ा दौड़ा के मारा लोगों को। तो ये बातें होती हैं। ठीक, तो क्या हुआ, अफगानपुर कॉन्स्पिरेसी क्या थी कि एक स्टेज वगैरह कुछ बना था, कुछ लेक्चर वगैरह कुछ देना रहा होगा। उसमें कहते हैं, माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कॉन्स्पिरेसी खेल दी और उसके चक्कर में वो टूट गया, स्टेज वगैरह जो भी बना था, पोडियम, और ये गिर के इसकी डेथ हो गई। ये चाहता था कि इतना जल्दी मैं राजा बन जाऊं, बस इतनी सी बात थी यही इसकी। इसीलिए थोड़ी थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ कि आसानी से समझ आ जाए। मर्डर ऑफ जलालुद्दीन खिलजी तो आपको भी पता है, 1296 में वो मूवी आपने देख रखी है, क्योंकि तभी तो अलाउद्दीन बना था राजा। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192, अब आप खुद लगा सकते हो। चिरागे दिल्ली किसको कहते हैं, चिश्ती संत नोन है चिरागे दिल्ली। चिरागे दिल्ली किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन अच्छा है। नसीरुद्दीन साहब को चिरागे दिल्ली कहा जाता है। ये कौन थे, निज़ामुद्दीन औलिया जो थे, निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे ये। बाकी दो लोगों के बारे में इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो नहीं बात करते हैं। एक क्वेश्चन आया था, मुझे मिला था एक जगह पे, कि कौन था जिसने सेवन सल्तनत को, बेसिकली सेवन सल्तनत का
विटनेस बना था, उसने सिविल सल्तनत देखी थी। तो एक अमीर खुसरो थे और उनके साथ में अमीर खुसरो और उनके साथ में शायद निज़ामुद्दीन औलिया या कौन थे, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं इसमें, लेकिन ये तो थे, अमीर खुसरो तो थे। इन्होंने किसको किसको देखा था पता है? अमीर खुसरो ने देखा था बलबन, बलबन के बाद गयासुद्दीन, अलाउद्दीन, 4 हो गए। इनके बीच में एक और आता है खुसरो करके, उसको देखा था 4, और फिर गयासुद्दीन प्लस मोहम्मद बिन तुगलक तक इन्होंने देखा था। एक और कोई आ जाता बलबन से पहले भी, ठीक। तो ऐसी सिविल सल्तनत ऐसी थी जिनको इन्होंने देखा था। आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर सर्कुलेटेड द सिल्वर कॉइन कॉल्ड शाहरुख खान? शाहरुख अकबर ने त्रिरत्ना बुद्ध संगधम, क्या है बुद्ध संगधम, ठीक। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे। ऑपरेशन रूबिकन क्यों चलाया गया था? तो ऑपरेशन रूबिकन जानते हो कब चलाया गया था? जब गांधी जी ने कहा कि अब हम फास्ट अनटू डेथ करेंगे जेल में, तब ये चलाया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं, सॉरी, जब फास्ट अनटू डेथ किया था गांधी जी ने जेल में, तब ऑपरेशन रूबिकन चलाया गया था। वॉज द कोड वर्ड प्रपोज टू बी अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ किया था जेल में, तब ये हुआ था। कब किया था ये आपका काम है, कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट किया करो, अच्छा लगता मुझे भी। अच्छा, एक और था, जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, तो कौन सा ऑपरेशन चला था? उसको कहते हैं ऑपरेशन जीरो आर। ऑपरेशन जीरो आर मतलब पीट पाट के किनारे करो, सिंपल सा मतलब होता है। जीरो आर का मतलब ये होता है कि शून्य पे लाके छोड़ दो। शून्य पे लाके मतलब नहीं, कंट्री खत्म कर दो, इतना मारो कि हिम्मत ना रह जाए इन्हें कुछ करने की। अगला कह रहा है कि चंपारण एग्रीरियन जो कमेटी बनी थी, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तिनकथिया वाला 3 आउट ऑफ 20 लैंड पे उनको नील की खेती करनी ही करनी पड़ रही थी। नील की खेती थी ना, नहीं कुछ हाँ, चंपारण में जो 3 आउट ऑफ 20 लैंड पे उनको खेती करनी ही करनी पड़ रही थी, नील की खेती शायद थी ये। हाँ, तो उसमें क्या हुआ था, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं भी भूल जाता हूँ, ऐसा नहीं, इसलिए मैंने अनस्क्रिप्टेड नाम रखा उसका। बहुत सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते एक आध भूल ही जाती है। एक तो 1860 वाली तो नील वाला वो याद है, इसमें भी शायद 3 आउट ऑफ 20 लैंड पे आपको नील की खेती करनी ही करनी थी। अगर गलत होगा तो आप खुद सही कर लेना। बाकी दूसरा जो अहमदाबाद वाला था वो याद है, मिल स्ट्राइक वाला। उसके बाद आपका कौन सा होता है, खेड़ा वाला याद है। तो ये वाला थोड़ा सा मैं नील की खेती वाला कंफ्यूज हूँ। तो अनुग्रह नारायण सिन्हा जी उसमें नहीं थे। FG स्ले, DJ रीड और महात्मा गांधी तो थे ही थे। बाद में जो कमेटी बनी थी इसके, उन्होंने कहा था कि देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, तो वो उसमें थे। फिर अगला कह रहा है कि गांधी, हाँ थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, अगर स्टार्ट ही कर दिया था। अहमदाबाद वाली जो पेपर जो मिल स्ट्राइक थी उसमें क्या था, उसमें बात ये थे कि उस टाइम पे एक बीमारी चली थी, कोई एक बीमारी चली थी उस टाइम पे, ठीक। अब क्या था कि आपको पता होगा वेज हाइक होता है, प्लस में कुछ उनको इंसेंटिव मिलता है हर साल, जो वर्कर्स होते हैं इंडस्ट्री में। तो वर्कर्स को ना उस बार कुछ उन्हें ये दिया गया था, ना इंसेंटिव ना वेज हाइक। तो इन्होंने कहा कि 50% वेज हाइक हमें चाहिए। कौन? मिल लिमिटेड वालों ने, जो बेसिकली जो लेबर्स थे, जो लेबर यूनियन थी, उन्होंने कहा 50% चाहिए। उन्होंने तो पेपर मिल, जो पेपर मिल बार बार बात दिमाग में आता है, जो मिल्स थी, मिल के ऑनर्स थे और लोग थे मैनेजमेंट वाले, उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं, भागो यहाँ से, सब लोग जाओ, हम मुंबई से वर्कर्स को मंगा रहे हैं, गुजरात से मंगाएंगे, यहाँ से मंगाएंगे, वहाँ से मंगाएंगे, तुम्हें नहीं रखेंगे, ठीक। अब इनको लगा बुरा, तो इन्होंने क्या किया, ये पहुँचे गांधी जी के पास। गांधी जी के पास कौन? जो मिल ऑनर थे ना, उनकी जो सिस्टर थी, वो भी वो खुद गई थी गांधी जी के पास। सिस्टर का नाम भूल रहा हूँ मैं, तो वो खुद गई थी गांधी जी के पास, ठीक। उन्होंने कहा आप चल के देखो। तो गांधी जी पहुँचे, उन्होंने कहा कि अब फास्ट अनटू डेथ करते हैं यहाँ पे भी हम। तो फर्स्ट जो हंगर स्ट्राइक थी यहीं पे इन्होंने स्टार्ट की थी, और इन्होंने कहा कि हंगर स्ट्राइक करो और 50% नहीं 35% की मांग करो, कि वेज हाइक 35% होना चाहिए। बाद में वो लोग मान गए थे। खेड़ा वाला, उसमें वो ज़्यादा शामिल थे, क्या नाम था उनका, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो खेड़ा वाले में 7
गांधी जी मेन थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ही वहाँ पे लेके गए थे। वहाँ पे क्या था कि अगर 25% बेसिकली क्या होता है कि अगर ऐसा कुछ मौसम बनता है कि जो नॉर्मल क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसका 25% हो गया, तो हम आपको अगले 1 साल का ना तो हम टैक्स लेंगे और 2 साल के लिए आपको ऐसे लैंड दे देंगे कि आप कमाई करके अपना पूरा करो। वो लोग उन्होंने कुछ किया नहीं, प्लस में वेज हाइक वो जो कर था उसको अलग से बढ़ा दिया, तो गांधी जी को लेके गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फाइनली चीज़ें सॉल्व आउट हो गई थी। ठीक, अब गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। कब हुआ था ये भी बात सही है। कम्युनल अवार्ड कब हुआ था? 1932 में हुआ था। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में आई थी नेहरू रिपोर्ट। तो देखो थोड़ा सा इनका और अच्छे से बताता हूँ मैं। गांधी इरविन पैक्ट से पहले क्या हुआ होगा? तो गांधी इरविन पैक्ट पहले हुआ मार्च में, कुछ 5-6 मार्च को। उसके बाद उसमें कुछ बातें रखी गई गांधी जी की तरफ से। इन्होंने कहा कि जो एक्सेस पुलिस का यूज हुआ है उसमें आप मतलब जांच करोगे, तो उसने मना कर दिया इरविन ने, नहीं ये सब नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा चलो जो पॉलिटिकल्स हमारे लीडर्स हैं जिनको आपने जेल में डाल के रखा उन्हें हटाओ। उसने कहा ठीक हटा देते हैं। सॉल्ट टैक्स हटाओ, उसने कहा हटा देते हैं। तो इन्होंने कहा कि अच्छा इतना तो ठीक है, एक काम और करो, जो ये जेल में और लोग हमारे पड़े उनको भी हटाओ। तो उसने कहा कि नहीं, सबको नहीं हटा सकते हम, जो बेसिकली अभी जिन पे चार्ज प्रूव नहीं हुआ है उनको जेल से बाहर कर देते हैं। जिन पे चार्ज प्रूव हो चुका है कि ये एक्यूज्ड हैं, कन्विक्टेड हैं। एक्यूज्ड वो होता है जिस पे चार्ज अभी तक लगा हुआ है, प्रूव नहीं हुआ है। कन्विक्ट वो हो जाता है, जो कन्विक्टेड है उनको नहीं बाहर कर सकते हैं। तो बात आई भगत सिंह की। उस टाइम पे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु 3 लोगों को फांसी होनी थी। तो ये डेट कुछ 24 मार्च के आसपास रखी गई थी। तो उन्होंने कहा इन लोगों को छोड़ो। उसने कहा नहीं, किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकते हैं, बहुत ऊपर से ऑर्डर है, ये साइन होता है नहीं होता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। फिर बाद में गए भगत सिंह जी से मिले, तो उन्होंने कहा कि बापू आप बाकी चीज़ें करो, जब आप डीप स्टडी करते हो इन चीज़ों की ना, तब आपको पता लगता है। ऐसे नहीं कि गांधी जी ने बचाया नहीं ये वो। गांधी जी के हाथ में क्या था यार उस टाइम पे? क्या कहना चाहते हो? एक बात बताओ, मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। बहुत बकवास की बातें जब आप करते हो ना, सिंपल सा तरीका बताता हूँ। पुलिस प्रशासन आए, आप सिंपल सा मोबाइल निकाल के उनकी वीडियो बनाना, उनसे अच्छे से बात करना, वो अच्छे से बात करेंगे। एक काम करना, एक पुलिस वाले को एक थप्पड़ जड़ देना जोर से, ठीक? एक थप्पड़ मारने के बाद फिर बात करना उससे। फिर देखना आपकी जितने भी पढ़ाई लिखाई है ना, धरी की धरी रह जाएगी, आपको जेल में उठा के डाल देगा वो। गांधी जी ने यही ट्राई किया था। अब वो ऐसा अगर कह देते सारी जनता से कि भिड़ जाओ, तो बहुत लोग मारे जाते। बाद में आप उन्हीं को गाली देते कि ये ऐसा क्यों कर दिया। तो उन्होंने सीधा जा कर के बाकी तीनों लोगों से बात की जिनको फांसी देना था। उन्होंने उनकी आपस में क्या बातें हुई ये सीक्रेट मैटर है। बस जितना हम कह सकते हैं, मुझे लगता है उन्होंने एक्सेप्ट किया होगा, क्योंकि ये जो एक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था भगत सिंह जी ने, अंजुमन मुहिब्बे वतन करके है, तो ये स्टार्ट किया था उन्होंने 1926 के आसपास। बाद में वो धीरे धीरे उनको समझ आने लगा था कि ये सत्याग्रह, अहिंसा, ये क्यों फॉलो किया जाता है, कैसे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये लॉन्ग लाइन है। और जो ये हिंसक वाली लाइन है ना, हम एक बार एक पुलिस वाले को एक थप्पड़ मार दें, और अभी तो हमारा देश है, तब हम गुलाम थे। अभी हो सकता है हमें जेल में डाल के शाम को 2 डंडा मार के छोड़ दें, वहाँ पे तो फांसी दे देते हैं ना। ना कोई नियम ना कोई कानून, सब उन्हीं का है, जो भी बनाते हैं खुद बनाएंगे। तो इसलिए गांधी जी को ये बातें समझ आई। तो कुछ ये भीड़ भी उग्र हो गई उस टाइम पे। तो 22 मार्च के बजाय 24 मार्च के बजाय 23 मार्च को रात को ही बाकी सारी चीज़ें हो गई। वो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बुरा लगता है वो सारी चीज़ें सोचते हुए भी। तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट के बाद में कांग्रेस का सेशन हुआ, जिसपे कराची सेशन जिसको कहा जाता है, जिसको प्रेसाइड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो जो आयरन मैन ऑफ इंडिया है जिनको हम कहते हैं, वो आयरन मैन वहाँ वाला नहीं, अमेरिका वाला नहीं, असली के आयरन मैन की बात कर रहा हूँ, ठीक। उसके बाद में फिर राउंड टेबल, फर्स्ट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। सेकंड राउंड के टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, कम्युनल अवार्ड वगैरह वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है 1932 में। वहाँ पे लोग कम्युनल अवार्ड का डिस्कशन करते हैं गांधी जी के सामने बैठ के। तो इरविन को हटा दिया गया था। अब वहाँ पे जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर था, उसको लगा नहीं बहुत बढ़िया, उसने कहा कहाँ से बुला ले आओ यार, धोती कपड़ा पहन के चले आए, इनके साथ में हम बैठ के बात करेंगे।
तो गांधी जी को बाकी कांग्रेस वालों को इन सब चीज़ों का बुरा लगा कि ये तो गलत बात है, ऐसे कैसे कह सकते हो। फिर उसने आपस में ही खेल खेल दिया। इसलिए कहते हैं ना, हम इंटरनली हमेशा से डिवाइडेड थे। एक एक डायनेस्टी में आपको जब पढ़ाऊँ तो आपको बताऊंगा कि कभी जिस दिन भी पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा कि कैसे इंटरनली हम डिवाइडेड थे। इंटरनली उसने डिवीज़न क्रिएट कर दिया। मुस्लिम लीग तुम भी ले जाओ सेपरेट इलेक्टोरेट, अच्छा तुम डिप्रेस क्लास के हो तुम भी ले जाओ, वुमेन हो तुम भी ले जाओ, एंग्लो इंडियन तुम भी ले जाओ। तो ऐसे उसने ना बांटना स्टार्ट किया। उसने कहा डिवाइड एंड रूल करते हैं। गांधी जी को समझ आ गया, बहुत हाथ पैर जोड़ा, किसी को कुछ समझ नहीं आया, तो वहाँ से चले आए। फिर क्या होता है, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये स्टार्ट करते हैं। बाद में कम्युनल अवार्ड आ जाता है। जो अवार्ड उसने वहाँ पे बातें हुई थी, उसने एक अवार्ड के थ्रू वो सबको दे दिया। तो गांधी जी ने किया पूना पैक्ट। गांधी जी बैठे कि फास्ट अनटू डेथ, जब तक ये कम्युनल अवार्ड वाला सिस्टम जो डिप्रेस क्लास का ये हटेगा नहीं, जो अनटचेबल वगैरह डिप्रेस क्लास का ये हटेगा नहीं, तब तक तो हम नहीं हटेंगे। तो कुछ 5 सितंबर के आसपास 1932 को गांधी जी और बी आर अम्बेडकर साहब के बीच में एक साइन होती है ट्रीटी। उसके थ्रू जो पहले 41 सीट्स रिजर्व थी वो 147 सीट्स में तब्दील की जाती है कि 147 सीट्स इन्हीं के लिए रिजर्व होंगे जो डिप्रेस क्लास के लोग होंगे। और फिर बाद में चीज़ें हो जाती हैं। फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आ गई थी। ये थोड़ी सी कहानी थी, मुझे लगा बताना चाहिए। कहानी, ये जो कहानी मैं आपको करता हूँ, आपको लगता होगा कि क्या बेवकूफ़ है, कहानी बताता रहता है। ये बुक की बातें हैं, कहानी ढूंढ के नहीं ले आता हूँ मैं। ये बुक है, कहानी के थ्रू बता देता हूँ, अच्छा लगेगा। पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस, वो मानते रहते थे। किसको मानते थे? सी आर दास जी को। इनको एक नाम और दिया जाता है, क्या वो आप खुद बताओगे? ओहम रिवॉल्ट 1828, संथाल 1856 55 56, कोल 1831 32, मोपला 1921। अब इसमें और कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। दीवाने आमिर को ही डिपार्टमेंट किसने बनाया था? अभी तो बताया था मैंने आपको, मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर कह रहा है कि नॉट एसोसिएटेड विद आज़ाद हिंद फौज, मेजर जनरल शाहनवाज खान, कोलोनल प्रेम कुमार सहगल, कोलोनल शौकत अली मलिक, मेजर करतार सिंह एसोसिएटेड नहीं थे। ठीक, अब इसीलिए कहता हूँ ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे तो समझ आएगा। किसी दिन आज़ाद हिंद फौज के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा कि किसकी ब्रेन चाइल्ड थी। अच्छा नोट डाउन कर लो, ब्रेन चाइल्ड किसकी थी, ब्रेन चाइल्ड किसकी थी। ये आर्मी रिटायर्ड थे दोनों लोग। कौन? ज्ञानी प्रीतम सिंह, शायद ज्ञानी प्रीतम सिंह पूरे सिंह भी था उनके नाम में आगे। और मेजर इवाइची, थोड़ा अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो रही हो तो माफ़ करना यार, मुझे यही लग रहा है कि शायद यही होगा, मेजर फ्यूजीवारा। इन दोनों लोगों की ब्रेन चाइल्ड थी। फिर लेकिन अब ये बूढ़े हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये बननी चाहिए, ये एक फौज तैयार होनी चाहिए आउट ऑफ इंडिया, एक जो फाइट करे इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, लाइक गदर पार्टी। तो उन्होंने कहा ये तो बननी चाहिए, बस आर्मी इसमें ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं ना कि गदर पार्टी टाइप के जो कुछ लोग होते थे जो लीड करते थे और उस टाइम पे इतना हिंसक नहीं था। तो उन्होंने लगा कि नहीं, अब इनको तो मार के ही हटाया जा सकता है। तो उन्हें लगा कि ऐसा करना चाहिए। तो अब ये दोनों लोग बूढ़े हो चुके थे, तो इन्होंने कहा किसको बनाया जाए। तब इन्होंने बनाया किसको? मोहन सिंह को आर्मी जनरल बनाया, इस पार्टी का मोहन सिंह को। तो ब्रेन चाइल्ड ऑफ मोहन सिंह नहीं था। अगर ऑप्शन में ये दोनों दिए हों, ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर इवायची फ्यूजीवारा, तो इन दोनों को आप लगाओगे बेसिकली। ये कहीं से मैंने इधर उधर से नहीं बता रहा हूँ, बुक क्वेश्चन आया हुआ PYQ से, वहाँ से बता रहा हूँ। ठीक, दोनों टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। मोहन सिंह को भी ब्रेन चाइल्ड बताया गया है इसका, मोहन सिंह का ब्रेन चाइल्ड ये था। और जब दूसरा क्वेश्चन आया तो उसमें इन दोनों को एक्सेप्ट किया गया, ना कि मोहन सिंह को। और ये जो तीनों नाम आप पढ़ रहे हो ना, ये तीनों नाम UPSC ने ये क्वेश्चन पूछा था, सोच लो 2021 या 22 का क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर किसी ने 2017 का ये पेपर किया हो तो आंसर बहुत आसान था, किससे रिलेटेड थे। तो ये सब जो अलग अलग वो होते थे ना, बटालियंस होते थे उसमें, उसके अलग अलग लीडर्स होते थे, मेजर वगैरह जो भी। अगस्त ओपन 1940 में आया था, पूना पैक्ट 1932, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 आफ्टर पूना पैक्ट, कम्युनल अवार्ड बिफोर पूना पैक्ट, लगाओ बिफोर पूना पैक्ट, आफ्टर पूना पैक्ट, कम्युनल अवार्ड बिफोर पूना पैक्ट,
थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आफ्टर पूना पैक्ट, तो आप लगा सकते हो आसानी से, मुझे लगता है। सबसे पहले कम्युनल अवार्ड, फिर पूना पैक्ट, फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर अगस्त ऑफर। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड लिटन नहीं रिपन, बस यही तो गलत था। सब्सिडियरी अलायंस, लॉर्ड वेलेजली, डॉक्ट्रिन ऑफ लॉर्डोलॉजी, परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस का 1793 में। फिर आता है समाचार दर्पण किसका है, यंग इंडिया किसका है, महात्मा गांधी जी का। केसरी बाल गंगाधर तिलक, मिरुतुल अकबर, राजा राम मोहन राय, समाचार दर्पण जेसी मार्समैन। कूका मूवमेंट पंजाब में हुआ था। कुकी मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, मणिपुर में हुआ था। कूका मूवमेंट को कूका क्यों कहते हैं, बाबा राम सिंह, या हाँ बाबा राम सिंह इसके वो थे, लीडर थे। कूका मूवमेंट क्योंकि एक कूक में बोलते थे, एक तरीका होता था कि बोलने का, आपस में बुलाने का लोगों का, तो उसको कूक कहा जाता था, इसलिए इसको कूका मूवमेंट कहा गया। टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट ऑफ ह्यूमन ऑफ 70 किलोग्राम। 70 किलोग्राम के हिसाब से मुझे कुछ खास इसमें मिला नहीं, कुछ ऐसा रखा जाता है कि 5.6 लीटर होना चाहिए। अब आंसर मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या होना चाहिए। एंजाइम को कन्वर्ट करता है प्रोटीन, कौन सा एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। गलत है आंसर, क्वेश्चन ही गलत है। ट्रिप्सिन करता है, ट्रिप्सिन, ठीक। ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, ना कि इनमें से कोई भी। हाँ, पेप्सिन क्या करता है ये सब पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ेंगे, जो नहीं इंपॉर्टेंट उसको छोड़ देंगे। पेप्सिन क्या होता है ना कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ये स्टमक में होता है, हमारे स्टमक में होता है, और डाइजेस्टिव जूस होता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। यूरेस क्या होता है, ये ब्रेक डाउन करता है यूरिया को, ब्रेक करता है यूरिया को CO2 में, CO2 प्लस NH3 अमोनिया में, ठीक। अब जाइमेज क्या होता है, तो पहले लैक्टेज देख लेते हैं। लैक्टेज क्या होता है, ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज को। कुछ लोग होते हैं ना लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, जिनको दूध नहीं पचता है, तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है उनको, तो लैक्टोज को क्या हो जाता है यार, ये दिमाग खराब करता है, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है, ठीक। और जो लैक्टोज बेसिकली जो शुगर होता है मिल्क में, उसको ब्रेक डाउन करता है। जाइमेज क्या होता है, जाइमेज भी देख लेते हैं। तो जाइमेज जो होता है वो शुगर को एथेनॉल और CO2 में, जाइमेज को अगर यहाँ पे लिखे ना, तो शुगर को ये एथेनॉल प्लस CO2 में कन्वर्ट करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, ठीक। तो एंड्रोजन मेल होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल होता है, फिर थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड में पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड में पाई जाती है, ठीक। और एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, ये दोनों फीमेल के होते हैं, ठीक। तो एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन ये मेल में होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये फीमेल में होते हैं। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड में बनता है, बस इतना है। कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो PVC, बाकी तो बॉडी में हमारे मिलता है ना, पॉलीविनाइल कार्बोनेट तो प्लास्टिक है, कैसे बायोडिग्रेडेबल होगा। एल्यूमिनियम क्या है, बॉक्साइड से रिलेटेड है, सही। कॉपर सिनेबार से रिलेटेड है, नहीं। कॉपर तो सिनेबार तो मरकरी को कहते हैं ना, मर्क्यूरी को कहते हैं। बाकी जिंक, कैलामाइन, आयरन, हेमेटाइट सब सही है, यही गलत है आपका। सीवीड आर द मेन एंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, तो आयोडीन का। फिर कह रहा है कि कौन सा विटामिन, तो विटामिन ए, रियूमेटिज्म अभी तक ये कुछ साबित नहीं हुआ ऐसा। विटामिन B1 बेरी, सी ब्लीडिंग गम्स, डी रिकेट्स, और प्लस में ब्लीडिंग गम्स का एक विटामिन के भी होता है, ठीक। अब ये कह रहा है कि कौन सा एंटी मलेरियल है, क्या है, ये मुझे बड़ा टफ लगा था। टफ इन द सेंस कि ऐसा कुछ समझ में नहीं आता, ढूंढते रह जाओ, और ऐसे क्वेश्चंस को मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। आप लोगों का है तो देख लो आंसर की वगैरह कहीं से मिल जाए। मैंने बहुत रिसर्च की इस पर, फिर मुझे लगा कि ये वर्थ इट है नहीं इस क्वेश्चन को करना। सिल्क के बारे में चलते हैं। सिल्क प्रोड्यूस बाय स्पाइडर,
2021 में इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया था, 21 या 23 में। गोशामेर सिल्क कहा जाता है। अब एक एक करके, तुषार सिल्क क्या होता है, चाइना, इंडिया, सबसे ज़्यादा चाइना में। तसर सिल्क जो होता है चाइना में, फिर इंडिया में होता है, ठीक, चाइना प्लस उसके बाद इंडिया में होता है। इंडिया में कहाँ पे, MP, झारखंड, छत्तीसगढ़ में होता है। और उसके बाद मूंगा सिल्क को क्या कहते हैं हम, तो मूंगा सिल्क आसाम में होता है। और मूंगा सिल्क की बात करें तो मूंगा सिल्क आसाम में सबसे ज़्यादा होता है। ये जो बता रहा हूँ नोट डाउन करना, आसाम में सबसे ज़्यादा होता है। और क्यों, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी इसकी अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी इसकी अच्छी है, ड्यूरेबल होता है, ठीक है। और जो अहिंसा सिल्क है ना, अहिंसा सिल्क को इरी सिल्क भी कहा जाता है। आपने सोचा होगा 4 टाइप की सिल्क पढ़े थे, कहाँ से नए नए आ गए। तो अहिंसा सिल्क को इरी भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसको हम मानते हैं कि पीस का प्रतीक है, ये शांति का, इसलिए हम इसको अहिंसा सिल्क कहते हैं। और इसके बाद गोशामेर रह जाता है। तो गोशामेर क्या है, स्पाइडर फॉर्म करते हैं इन्हें, इसको होली ग्रेन भी कहते हैं, होली ग्रेल भी कहते हैं, होली ग्रेल, होली ग्रेल भी कहा जाता है, ठीक। हाँ भाई, तो थक गया मैं। अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी टू बॉडीज सेम एज 4:9। तो काइनेटिक एनर्जी में आपको क्या दिया है, हाफ mv², हाफ mv²। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, मास दिया है, वेलोसिटी विल बी, कह रहा है टू बॉडीज ऑफ सेम मास, काइनेटिक एनर्जी 4:9 है, मास सेम, कट गया, v1 v2, तो v1 का मतलब 2 हो गया और v2 का मतलब 3 हो गया, 2:3 आंसर। कौन सा हीट का मात्रक नहीं है, हीट का मात्रक कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। सेंटीग्रेड, ठीक, सेंटीग्रेड नहीं है, ठीक। इसके बाद चलते हैं, कैलोरी, जूल, एर्ग, ये सब हीट की मात्रक है ना, सेंटीग्रेड। तो इसके बाद सेंटीग्रेड नहीं, सेंटीग्रेड नहीं है शायद, एर्गो होता है, ठीक, एर्गो होता है, सेंटीग्रेड नहीं है। फिर कह रहा है अबाउट लाइफ हाई, आपको बताना है। कह रहा है कौन सा गलत है, द फुल फॉर्म ऑफ लाइफ हाई, लाइफ फाइडेलिटी बिल्कुल सही है। द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ लाइफ हाई इन इंडिया वाज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ दिस डेट, पता नहीं किया गया था कि नहीं किया गया था। लाइफ हाई कैन सेंड 10 GB पर सेकेंड डेटा अप टू 1 किलोमीटर, नहीं 10 मीटर तक ही सेंड कर सकता है ये। क्लोज, देखो क्लोज इन्वायरमेंट का, क्लोज सर्किट इन्वायरमेंट इसका होता है, ठीक, क्लोज सर्किट का है ये। अगर आपने यूपीएससी वाले पेपर्स देख लो, 2 बार 3 बार ये पूछा गया, आपको आसानी से समझ आ जाएगा कैसे कैसे उसमें वो कौन सी लाइट्स वगैरह लगती हैं, सोडियम लाइट्स, और फिर क्या क्या उसको क्या बोलते हैं, दूसरी वाली लाइट्स नई वाली आई हैं अब, LED बल्ब वगैरह लगते हैं, उसके थ्रू कैसे कैसे ऑपरेट करता है। इट इज़ ऑपरेटेड बाय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के द्वारा इसको यूज किया जाता है, सही है, लेकिन ये तो गलत है ना। फिर कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायनमो, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कौन सा चलता है, तो डायनमो चलता है। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, ये वीडियो थोड़ा 1.5 घंटे का हो जाए, क्योंकि बहुत कुछ कवर किया है इसमें, 1.5 घंटे से ऊपर भी जा सकता है। फोटोसिंथेसिस में क्या जरूरत नहीं, तो ऑक्सीजन की नहीं है, क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, सबकी जरूरत होती। बैक्टीरियोफेजेज आर वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, बिल्कुल सही। बैक्टीरियोफेजेज आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो सब कुछ दिया गया था, इसलिए मैंने इसमें कुछ आपको बताया नहीं। बैक्टीरियोफेजेज क्या होते हैं, वो ऐसे बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनको यूज किया जा सकता है। कह रहा है कौन सा है जिसमें निगेटिव नहीं होता, मतलब 0 से माइनस में नहीं जाता, तो केल्विन, 0 से नीचे इसमें होता ही नहीं है ना। बाकी कौन सा था, र्यूमर, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस सब होता है। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे, आसाम में। शुगर केन यूपी में, रबर केरला में। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है, वीट का है, पोटैटो का है, शुगर केन का है। भैया थोड़ा पढ़ लो यार, वीट, पोटैटो, शुगर केन। फिर आता है क्वेश्चन मस्टर्ड, अब ये नहीं कराऊंगा, ये अलग अलग वैरायटी है क्रॉप की, देख लो आप। ये ऐसे क्वेश्चन मुझे बड़े इरिटेटिंग लगते हैं, पता नहीं क्यों पूछते हैं यार। मैं एक बुक उठा के देख रहा था, वो उसमें इतनी सारी वैरायटी दी हुई थी एक एक चीज़ की। अभी देखो मैंने आपको उस दिन गाय वाय की वैरायटी पढ़ाई थी, कहाँ से रट पाऊंगा यार ये सब मैं।
तो मैं कहने का ये मतलब है कि आप लोग कैसे रटोगे। अगर रट सकते तो कोई बात है नहीं, इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। अगला भी क्वेश्चन, हर्बिसाइड। अब इसमें कोई एक होता है हर्बिसाइड, कोई फंजीसाइड, फिर चेक करो तो फंजीसाइड नहीं हर्बिसाइड भी है, तो इसमें कन्फ्यूजन थी और मेरे पास आंसर की थी नहीं, तो मैंने इसको लगाया नहीं। अब आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन तो छुड़वा दे रहे हैं, क्या ज़रूरत है, फिर क्वेश्चन जान के छुड़वा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन बन के आएंगे, मैं आपको आज लिख के देता हूँ, मैं अभी शाम को मैं आपको टेलीग्राम पे सब कुछ प्रोवाइड करा दूँ, पेपर में नहीं कर पाओगे। 2 नाम चेंज कर देगा, 2 दे के 2 चेंज कर देगा, नहीं कर पाओगे। अरे यार, एक फंजीसाइड है, एक हर्बिसाइड है, एक पेस्टिसाइड है, ये क्या बात होती है। अरे या तो उसको एक, बाकी 3 ऐसे डाल दो जो कुछ अच्छे हों, और एक हर्बिसाइड पेस्टिसाइड कुछ भी हो सकता है, उसमें कंफ्यूज करवा रहे हो। तो ये मुझे नहीं लगता, जो क्वेश्चन मुझे वर्थ इट नहीं लगता, भले उसको यूपीएससी ने बनाया हो, नहीं अच्छा लगता तो नहीं सही लगता। अब आप ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन से कुछ होने वाला नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ जो आप बहुत मेहनत करके भी 2 नंबर लाने में, 1 नंबर लाने में 1.33 मुश्किल हो जाएगा आपको, इसलिए छोड़ देता हूँ। कह रहा हाईएस्ट यील्ड कहाँ पे है राइस का, पंजाब में है। अब 70 क्वेश्चन से ज़्यादा मैं इसमें इसलिए कराने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अगला पेपर, इसके बाद मैं सोच रहा हूँ सेंसस पहले इंडिया का पढ़ा देता हूँ, तो वो वाला नेक्स्ट पार्ट बहुत आसान हो जाएगा, कुछ आधे पौने 1 घंटे का बनेगा। कह रहा है कि हाईएस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर इस टाइम पे कौन है, तो सऊदी अरब, कौन सा, रसिया है, ठीक, रसिया है अब के हिसाब से। कॉकस्टा स्टेम पैरासाइट है, बिल्कुल बात सही है। क्यों, क्या है ये, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। पैरासाइट क्या होते हैं सोचो तब तक, क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक। और पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरों पर ही उगते भी हों, उन्हीं पे डिपेंडेंट भी रहते हैं, मतलब जैसे पैरासाइट जो दूसरे पे डिपेंड रहे, उसी पे बैठेगा, उसी से भोजन ले लेगा, तो उसको कहते हैं पैरासाइट। स्टेम मतलब जो तने पे लगे होते पैरासाइट, उन्हें कहा जाता है। कॉकस्टा एक टाइप का स्टेम पैरासाइट है। चंदन रूट पैरासाइट है, रूट्स में मिलता है। ऑर्काइड क्या है, एपीफाइटस है। तो रूट जो, ऑर्काइड जो है एपीफाइटस। एपीफाइटस क्या होता है, जिस सरफेस पे ग्रोज ऑन द सरफेस ऑफ अदर प्लांट। एपीफाइटस जो होता है ना, वो ग्रो करता है सरफेस ऑफ, देखो पैरासाइट्स और एपीफाइट में डिफरेंस यही है, जैसे एक वृक्ष है बड़ा सा, उससे दूसरा कोई पेड़ निकल आएगा, कोई एपीफाइटस निकल आएगा, ठीक, लेकिन वो उससे बाकी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स नहीं लेता, वो इन्वायरमेंट से खुद से प्रिपेयर करता है। पैरासाइट क्या होता है, तुम्हारे यहाँ ही रहूँगा, तुम ही को मारूंगा, ठीक। अब आता है नेप्थनीज क्या है, हाइड्रोफाइट नहीं, नेप्थनीज पिचर प्लांट है, पिचर प्लांट। अब ये क्या होता है, अभी बोलूँगा तो परेशान हो जाओगे। ये इंसेक्ट को खाता है, मैं भी कंफ्यूज था, इंसेक्ट को कैसे कोई खा सकता है यार, प्लांट इंसेक्ट को कैसे खाएगा, सोचो। तो इस हिसाब से कॉर्निवोरस हो गया, कॉर्निवोरस हो गया ना ये। अब ये देखो, इसकी डिबिया देखो कैसी बढ़िया बढ़िया डिबिया बना के बैठा हुआ है। इसमें आता है इंसेक्ट, उसको लगता है चलो अंदर में कुछ बढ़िया इसने सजा के रखा होगा, और चल के खाते हैं भोजन पका के। क्या करता है, बंद कर लेता है ऊपर से, वो बेचारा उसी में मर जाता है, तो वहीं से वो न्यूट्रिएंट्स डेराइव कर लेता है। इसको कहते हैं ये पिचर प्लांट, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। थोड़े थोड़े पॉइंट्स मैंने लिए थे लिखने के लिए, वहीं पे होगा तो क्या ज़रूरत है। टर्शियरी सेक्टर में, अब उस टाइम के हिसाब से पूछ रहा है, ज़रूरत है नहीं। हाँ ये देख लो, ये कह रहा है कि कौन सी सॉइल डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सबसे ज़्यादा क्ले, देन सिल्ट, देन लोमी, देन सैंडी। आंसर आप खुद देख लो, आंसर क्या, क्ले, सिल्ट, सैंड। फिर इंडियन वेजिटेबल रिसर्च बनारस में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में है, LUC के, नॉट पूछ रहा है। बाकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च, ये भी लखनऊ में है। पल्स रिसर्च कानपुर में, रट्टा मार दो, अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। जिसको याद करने की बात रहेगी उसको मैं बताऊंगा, वो सब वो पेस्टिसाइड वगैरह वाला या फिर उससे पहले जो बताया था वो सब छोड़ दो, मत याद किया करो, याद नहीं होगा। इसको रट्टा मार दो, मान लो इसमें से 2 स्टेटमेंट ऐसे आ गए, ऐसे फिर एक क्वेश्चन बना के दिया, 2 आपको ऐसा है कि आता है, मज़ा ही आ जाएगा, आपको लगेगा कि बस 2 ही तो ढूंढना है, उसमें से कैसे न कैसे करके ढूंढ ले जाओगे। फिर कह रहा है तो फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, कौन सा नहीं सही है। रस्ट डिजीज फाउंड इन वीट, बिल्कुल सही बात है। अर्ली ब्लाइट इन डिजीज फाउंड इन पोटैटो, सही बात है। फॉल्स स्मट किस में होता है, तो राइस में होता है, ना कि।
खैरा जो है पैडी की डिजीज़ है, सही बात है। अब ये भी रट नहीं पाओगे तो रटने की ज़रूरत है नहीं। अब देखो यही कह रहा हूँ मैं, 2021 में मैंने आपको दिखाया था, 23 का था, उसमें भी सेम क्वेश्चन ऐसे दिखाया था कि पुराने वाले क्वेश्चन से हिंट आपको मिल जाएगी। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको आता है तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो कह रहा है अमंग द वेरियस टाइप ऑफ सॉइल्स क्ले रिटेन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, क्ले हैज़ पोर स्पेस ऑफ लार्ज साइज। दोनों सही है, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आपको यहाँ से ये तो पता चल जाएगा कि भैया पहले क्ले आएगा इसमें, देखो पहले क्ले आएगा, यही दो ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि अब दोनों स्टेटमेंट उसके रॉन्ग नहीं है, एक तो सही है, तो पहला तो सही सही आप समझ जाओगे, क्योंकि दूसरा उसी को तो बता रहा है, उसी के बारे में बता रहा है, तो दूसरा हो सकता है गलत हो, लेकिन पहला तो सही है। तो पहले क्ले लगाओगे आप, सिल्ट सैंड में प्रॉब्लम है, वहाँ से थोड़ी सी चीज़ें हो जाएंगी। और अगर वो वाला आता है तो ये तो आ ही गया। फर्स्ट दीनदयाल हैंडीक्राफ्ट संकुल, ये पता नहीं करंट का क्वेश्चन था, अभी के लिए ये इतना वर्थ इट है नहीं, तो क्यों ही पढ़े वहाँ। विच अमंग द फॉलोइंग नॉट स्पेक्टिकुलर इन स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर, बेयर बुलियस, आपने पढ़ा होगा, स्टैग नहीं पढ़ा होगा तो स्टैग नहीं होता, ठीक। कमोडिटीज़ हाईएस्ट एक्सपोर्ट इस टाइम पे किस चीज़ का हुआ है, तो अभी के हिसाब से हम देखते हैं 2017 का नहीं देखेंगे, तो उस टाइम पे भी मुझे लगता है इंजीनियरिंग गुड्स ही हुआ होगा। अभी के हिसाब से देखते हैं तो इंजीनियरिंग गुड्स, देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब आप सोच रहे हो कि पेट्रोलियम तो हम खुद खरीदते हैं प्रोडक्ट, तो इसीलिए तो खरीदते हैं कि बना बना के बेचेंगे, ठीक। फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो इंजीनियरिंग गुड्स इस बार 116 बिलियन डॉलर का, 116 बिलियन डॉलर का ट्रेड इसका हुआ, इसका 60, इसका 38। आंसर देखो कुछ है, सॉरी 38 बिलियन डॉलर होता है ना, 38 बिलियन डॉलर। तो यहाँ पे है कहीं इंजीनियरिंग गुड्स, देख लो आंसर में है तो, पहले आंसर दे रखा है, फालतू परेशान करते। पूछो तो फॉलोइंग एजेंसी नॉट इंगेज इन एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया, ये पहले बाद में भी क्वेश्चन आया हुआ किसी साल 2021 या 23 में, इफको नहीं है, बाकी सारे हैं। नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन ऑफ फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट हो गया आपका, ये पहला वाला, ये कब बना था, 1958 में बना था, ठीक। किसके थ्रू बना था, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, ठीक। बचवा हो गया मुझे लगता है, आई थिंक वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशंस, ये भी हो गया, ये भी इसी के थ्रू बना है। और फिर आता है इफको, यूरिया वाला, तो क्यों ही पढ़ना इसको। फिर आता है मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, इसका MMTS का TC का नाम है मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशंस, ठीक। तो सबको बता दिया, थोड़ा थोड़ा करके देख लेना। दुलहस्ती चेनाब पे बनी हुई है, गांधी सागर चंबल पे, उकाई तावा पे, उकाई तापी पे है, ठीक। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। और ये वाला तो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है यार, UPSC वालों को, RO वाले सब टेलीग्राम पे पड़ा हुआ, जाके ढूंढ लो ना, क्यों टेंशन लेते हो। अच्छा टेलीग्राम चैनल का नाम नहीं बताया मैंने कुछ आपको, चैनल का नाम है UPSC अनस्क्रिप्टेड, और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वैसे भी टेलीग्राम का जो नाम है वो यही है, UPSC अनस्क्रिप्टेड, ठीक। इतना डालोगे आपको मिल जाएगा। फिर पंपास, पुस्तास, वेल्ड कहाँ पे, डाउन्स कहाँ पे, ये सब बात करता है। पंपास अर्जेंटीना में, पुस्तास कहाँ पे, हंगरी में, वेल्ड कहाँ पे है, तो डाउन्स है आपका ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड है साउथ अफ्रीका में, ठीक। ट्राई रिलेटेड टू टेलीकॉम रिलेटेड, ठीक। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है फुल फॉर्म। होकैडो होन्सू क्यूसू सिकोकू, होकैडो होन्सू सिकोकू क्यूसू, ठीक। होकैडो होन्सू सिकोकू क्यूसू, ये इसका सीक्वेंस है नॉर्थ टू साउथ में। और फिर कह रहा है चिक्का माता, जो चिक्का माता है चिली में, वर्ल्ड वाइज किसके लिए फेमस है ये, तो कॉपर के लिए फेमस है। रट्टा मार दो इसको, हो सकता है क्वेश्चन पूछे। रॉक सिस्टम की बात कर रहा है, अलग अलग रॉक सिस्टम्स जो हैं इंडिया में, तो देखो मेटालिक मिनरल हाउस या मिनरल हाउस किसको कहा जाता है वो देख लो आप। तो मिनरल हाउस जो कहा जाता है उसको धारवाड़ सिस्टम को कहा जाता है, ठीक। किसको, धारवाड़ सिस्टम को आप स्टोर हाउस ऑफ मेटालिक मिनरल कहते हैं। धारवाड़ को स्टोर हाउस ऑफ मेटालिक
मिनरल कहा जाता है, ठीक। स्टोर हाउस, गोंडवाना कोल के लिए फेमस है, गोंडवाना लैंड। और विंध्यन, विंध्यन में आपको लाइमस्टोन जो बीपीएससी का तैयारी करते हैं उन्हें भी बता रहा हूँ मैं। लाइमस्टोन, क्ले, सैंड। अब सोच रहे हो कैसे बीपीएससी वालों का मालूम है, सब पढ़ रखा भैया, छोड़ा कुछ नहीं था, तो ये भी पता है। टर्शियरी, टर्शियरी वो अपना हिमालय बना है ना, हिमालय को टर्शियरी कहते हैं। टर्शियरी सीरीज की वो माउंटेन रेंज है वो, तो वहाँ पे भी जो आपको मिलता है थोड़ा बहुत पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं वहाँ पे, मिनरल्स भी मिलते हैं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा मात्रा में वहाँ पे सब कुछ मिलता है आपको। बस बाकी इसको अलग से एक अच्छी सी वीडियो में बना के कभी पढ़ेंगे। अगर आर.ओ. वालों का हो सकेगा तो पढ़ा दूंगा, नहीं तो इतना तो ध्यान ही रखना। बाकी तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस वालों के लिए हाजिर हैं लेके नई सीरीज। अभी इनको पढ़ लेते हैं पहले। हाँ, अब ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2007, what % of total geographical area of country is under forest cover। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा डीप डिस्कशन करेंगे, टाइम ज़्यादा लग रहा है, मुझे लगता है बड़े आराम हमारा अच्छा खासा टाइम लेने वाला, तो थोड़ा थोड़ा करके हम जो 2000 सॉरी जो ISFR की रिपोर्ट आती है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। टाइम तो हमारे पास बहुत पड़ा है यार, क्या करना है, थोड़ा थोड़ा देखते हैं। ISFR करके, ISFR पेन बदल लेते हैं, बहुत देर से इसी को यूज कर रहे हैं। ISFR की रिपोर्ट जो आई पहली बार आई थी 1987 में आई थी, अब जो नई आई है 2023 की आई है, ठीक। 18th एडिशन है ये, याद रखना 18th एडिशन है ये। इसमें क्या है, जो फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर इंडिया में, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर है F+T इज इक्वल टू 25.17%, ठीक। इसमें ट्री कितना है, फॉरेस्ट कितना है, तो फॉरेस्ट है हमारा 21.76%, 76, और ट्री जो है वो कम है 3.41, सॉरी 3.41। ये एक बात हो गई, एक आध पेज और लिया है, मज़ा आ जाएगा। मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ पे हुआ है, मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ पे हुआ है, वो है आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद यूपी, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद राजस्थान, ठीक। और अगर फॉरेस्ट टू ओवरऑल इंक्रीज की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल, ठीक, ओवरऑल अगर फॉरेस्ट इंक्रीज की बात केवल करें हम, केवल फॉरेस्ट इंक्रीज कहाँ पे हुआ, तो आपको ऑब्वियस सी बात है, पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ ईस्ट पहले ही आएगा, तो मिजोरम, गुजरात एंड देन उड़ीसा, ठीक। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज कहाँ पे है, अगर एरिया वाइज देखें, फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज अगर देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, MP, सबसे ज़्यादा MP, देन अरुणाचल प्रदेश, देन महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आता है जब जिसमें फॉरेस्ट प्लस ट्री दोनों रहेगा, ठीक, फॉरेस्ट प्लस ट्री दोनों की बात आए तब आपका रहेगा MP, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, और फिर आता है MP, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। हाँ, और अगर केवल फॉरेस्ट की बात आती है, केवल फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज, ठीक, तो क्या आएगा, तो जो मैकॉम मैंने आपको पढ़ाया था वो आएगा MP, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, देन महाराष्ट्र, ठीक। अगर परसेंटेज की टर्म में देखा जाए, परसेंटेज की टर्म में, तो भैया सीधे सीधे आ जाना यूटीज़ पे, जो बेसिकली आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप यहाँ पे 91%, देन मिज़ोरम, नॉर्थ ईस्ट में मिज़ोरम 85%, इसलिए मैं माइन्यूट डिटेल्स आपको दे देता हूँ कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। अंडमान निकोबार 81.62%, शायद मेन लैंड का मैंने रखा नहीं है डेटा कोई, तो मेन लैंड में ठीक है यार, मेन लैंड में पूछने वाला भी नहीं है वो, तो आप आंसर में क्या लिखोगे,
आंसर में कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो जो बाकी के स्टेट हुआ करें उनको हटा के नॉर्थ ईस्ट या आइलैंड नेशंस को आइलैंड को ढूंढा करो, ठीक। फिर देखो 19 स्टेट यूटीज ऐसे हैं, 19 स्टेट्स और यूटीज ऐसे हैं जिनमें 33% से ज़्यादा, मोर देन 33% ऑफ फॉरेस्ट कवर है, ठीक। अब बात आती है मैनग्रोव की, तो मैनग्रोव कितना है? मैनग्रोव वो टोटल लैंड का 0.15% है, टोटल कवर एरिया का नहीं, टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो इंडिया का है उसका 0.15% है। इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर स्क्वायर इट इज 4991 किलोमीटर स्क्वायर, डिक्रीज फ्रॉम 21। ये याद करने वाली बात है, इसको हम दूसरे पेन से लिखते हैं, डिक्रीज फ्रॉम 2021। सोच लो, इसी को कहते हैं, इसी ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। थोड़ा सा बड़ा करके इसको अगर हम देखें ऐसे करके तो कहाँ पे क्या कितना है ये हमें पता चल जाएगा। बड़ा नहीं हो रहा है, नहीं होगा बड़ा, तो थोड़ा सा छोटा छोटा ही देख लो। सबसे ज़्यादा मैनग्रोव कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल 42%, 23% गुजरात में। उसके बाद कौन आता है? आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के बाद कौन आएगा? आंध्र प्रदेश 8% के साथ में। दमन दीव वगैरह में बहुत कम है। कर्नाटका में 6% है, ये कर्नाटका ही तो है। महाराष्ट्र में 6% है। तो एक मैं आपको वो बता देता हूँ याद करने का तरीका। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, देन गुजरात, देन अंडमान निकोबार, देन आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं, देन आएगा MH महाराष्ट्र, ठीक। मैनग्रोव कवर की बात कर रहा है 2023, ये रट्टा मार दो। 89 और 92 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद छोड़ देते हैं। इंटांकी कहाँ पे है? नागालैंड में। बेतला झारखंड, और गोइंडी तमिलनाडु, सिरोही नागालैंड, ठीक। सिरोही नागालैंड का हो गया, सिरोही नागालैंड का हो गया। तो सॉरी, सिरोही मणिपुर का है ना, इंटांकी नागालैंड का हुआ तो सिरोही मणिपुर का होगा ना। कहाँ गया? इंटांकी नागालैंड तो सिरोही मणिपुर, बाकी तो आपको आता ही है। द प्लेस ऑन अर्थ सरफेस विच रिकॉर्ड द फर्स्ट सिस्मिक वेव, तो कौन सा होता है? फोकस ही तो होता है, फोकस लगाओ, आंसर पाओ। इसके बाद नहीं पढ़ेंगे। कितने क्वेश्चन है देखें थोड़ा। पॉपुलेशन देखो ये आ गया ना, सेंसस आ गया, तो छोड़ देते हैं। 90 क्वेश्चन हो गया, 50 क्वेश्चन और रह गए हैं, जिनमें सोच सकता कुछ एक आध दो करंट क्यों कुछ सेंसस को। तो सेंसस जब हम पढ़ लेंगे ना उसके बाद ये अगला वीडियो ले आऊँगा। और हाँ, परेशान मत हो, आज से वीडियो स्टार्ट हो गया है आपका। थोड़ा सा मैं आलस सत्य बताऊँगा, इसीलिए मैं झूठ बोलता नहीं कि ये, इसीलिए चैनल का नाम अनस्क्रिप्टेड रखा है, UPSC अनस्क्रिप्टेड, जिसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, फालतू की बकबक नहीं होती। यहाँ पे साफ साफ बता रहा हूँ कि मन नहीं हो रहा था, गर्मी बहुत थी, चीज़ें प्रिपेयर्ड थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि चीज़ों को मैं कर पाऊँ इतनी आसानी से। तो यही थोड़ा सा चक्कर था, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन अब से आपको टारगेटेड 35 डेज़ का जो आपका टाइम बचा उसमें आपकी स्टडी अच्छे से होगी। हाँ, अगर आई दृष्टि की मैगजीन टाइम पे आ जाती है तो आई विल ट्राई, मैं आपको प्रॉमिस नहीं करता हूँ, बट आई विल ट्राई टू डू वॉट एवर आई कैन इन माई कैपेसिटी। तो वो चीज़ें मैं करने की कोशिश करूँगा, और वो भी इंग्लिश में ही रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हिंदी में चीज़ें उतनी हो नहीं पाती हैं, और थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूजन होती, सत्य यही है। हिंदी वाले में हिंदी आती है मुझे, बहुत अच्छी आती है, बोल भी रहा हूँ अच्छी हिंदी। इंग्लिश कंपैरेटिवली कम आती है, लेकिन हाँ, पढ़ने लिखने में मैं मोस्टली वही यूज करता हूँ, तो मुझे पता भी वही चीज़ें हैं, क्योंकि मीडियम ही मेरा वही है। तो बेसिकली यही सब बातें हैं। चैनल का नाम है UPSC अनस्क्रिप्टेड, अब सब्सक्राइब कर लो भैया, इसको काम आएगी स्क्रिप्टेड। और वीडियो को देखा करो, ये नहीं कि बड़ा वीडियो, छोटा वीडियो यार क्यों लाऊं मैं तैयारी करवाने के लिए बना रहा हूँ। मुझे छोटे छोटे वीडियोस लाने में इंटरेस्ट है, नहीं कि आज बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यार, जिन्हें मैं खुद रिस्पेक्ट करता हूँ, जिन्हें मैं खुद देखता हूँ। मल्टीपल चैनल्स मैंने आपको बता रखे हैं,
अब यहाँ पे मैं नहीं बता सकता क्योंकि फिर वो हो जाता है, प्रमोशन वाला चक्कर आ जाता है। लेकिन बहुत सारे चैनल खुद मैं देखता हूँ करंट के लिए उन्हें। क्यों? ऐसे करंट रट्टा मारने के लिए नहीं देखता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है इसलिए मैं देखता हूँ। कुछ फेमस हैं, एक आध का नाम बता देता हूँ मैं आपको। जो प्रशांत धवन सर हैं, आज भी मैं उनकी वीडियो प्रॉपर्ली फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। साथ में बहुत सारे टीचर्स हैं यार, खान सर वगैरह के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं, तो हम लोग कुछ भी नहीं उनके सामने। इसलिए वो लोग जो चीज़ें कर रहे हैं उसमें क्यों फंसना है? जब आपको मार्केट में अच्छी चीज़ें मिल रही हैं उसमें क्यों जाना है? तो हम तैयारी जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं उसकी वीडियो बनाएंगे। हाँ, जो मुझे लगता है टॉपिक उस पर बनाता हूँ वीडियो यार। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा मैंने कहा तो नहीं बनाऊँगा, बनाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं लोगों को फॉलो नहीं करता हूँ या आप लोगों को फॉलो मत करो। फॉलो करो, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, बस वहाँ पे घूमने मत लग जाओ, वीडियो मत इकट्ठा करो उनके। वीडियो जहाँ से आ गई नई वीडियो देखना स्टार्ट कर दो। तो इससे क्या होता है ना, जो रोज़ के 8-10 मिनट के लोग वीडियो बनाते हैं उससे अच्छा क्या होता है, उससे आपको एक प्रॉपर नॉलेज रहती है, एक टाइमलाइन सेट रहती है, जो मैं अभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आपका सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। चंदेला और चालुक्य, फिर बाद में चालुक्य एक आता है चालुक्य, सोलंकी डायनेस्टी, ये सब सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो अभी आपका सेट रहेगा करंट का, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इतनी सी बकबक है, इससे ज़्यादा बकबक करूँगा नहीं, ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। और बस यहीं तक वीडियो था, अब मैं घर जाता हूँ। चलो, थैंक यू। यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करो और मे गॉड वॉच ओवर यू, ठीक।